अब क्लियर है? बैठ जाओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा जनाब अली सर, ये आपके कैफ का पहला पेपर है और ये पहला पेपर ऐसा है कि जिसका सिलेबस बहुत छोटा है लेकिन रिजल्ट भी बहुत छोटा है। ठीक है जी। लास्ट टाइम इसका रिजल्ट सेकंड वर्स्ट रिजल्ट था। कंपनी लॉ का रिजल्ट था 21%, इसका रिजल्ट था 23%। ठीक है जी। सबसे बुरे रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट FAR1 का था और जितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर भी दिया होगा वो इस चीज को एडमिट करेंगे कि इसका कोर्स लेंथी नहीं था, इसका कोर्स बड़ा नहीं था, इसका कोर्स था भी आसान। लोगों को लगा कि भी पेपर हम करके आ गए हैं, रीजनेबल हद तक हो गया है, कुछ चीज़ों में लोगों को इशू हुआ। ठीक है जी पेपर के अंदर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जिन लोगों से बात हुई सब ने कहा पेपर निकल जाएगा निकल जाएगा, एंड जब रिजल्ट आया तो फेलियर। अच्छा जी। क्योंकि जब रिजल्ट इतना बुरा आता है तो हम कम्युनिकेट भी करते हैं कि आपसे कहीं जी कहाँ लैकिंग थी, किस जगह पे आपको ये फील हुआ कि जी चीजें लैक कर रही हैं। तो आई ने कहा कि जी हमने लोगों को मुश्किल सवाल ना हल करने की वजह से फेल नहीं किया, हमने लोगों को आसान चीजों में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं सर, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हैं, उसकी बेसिस पे भी लोगों को फेल किया। सीधा सीधा काम चल रहा है, चीजें उलट पुलट कर दी, स्ट्रेट क्वेश्चन हैं उसमें लोगों ने जो है वो ब्लंडर्स मारे और मेजॉरिटी जो है वो बच्चा 20 से 22 नंबर पेपर में छोड़ कर आ रहा है। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि सर पेपर लोगों को लेंदी लगता है और लेंदी इसलिए लगता है कि किसी भी पॉइंट पे बैठ के एग्जाम सिमुलेशन या कोई टेस्ट या क्विज दिया हो तो अंदाजा हो कि हम कहाँ खड़े हो। ठीक है जी। आप क्विज रख लो, अभी मैं आपको क्विज का हाल बताता हूँ जो मैं रेगुलर क्लास में अभी लिया है ना क्विज, मैं उसका हाल आपको बताता हूँ। ठीक है जी। माशाल्लाह 51 बच्चों ने क्विज दिया आउट ऑफ 700 स्टूडेंट्स। कितने? 51, 51 लोगों ने। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रेशियो है ये। तो ये मैं भी जो अभी रेगुलर बैच आपका इससे पहले चल रहा है उसका ये हाल। ठीक है। देखो ये बुनियाद है FAR2 की, ये मैं आपको बता दूं। अब आप अभी रिसेंट अटेम्प्ट्स में उठाओ ना, आपको कम से कम आप 200-250 लोगों को कॉल करो ना तो आपको 200-250 में से 15-16 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका कैफ पूरा हो चुका है सिवाय FAR1 के। क्या पूरा हो गया सिवाय FAR1? ये पेपर नहीं हुआ भाई, पूरा कैफ हो गया, FAR2 हो गया, ऑडिट हो गया, MA पे कॉस्टिंग हो गए, सब हो गए। नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? FAR1 नहीं हुआ। मैं फिर बता दूं, ये सब्जेक्ट लोग इसको लिफ्ट नहीं कराते, ये पेपर में फिर आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक चीज हम आज एडमिट करते हैं, हमने कभी भी FAR1 को ना FAR1 से ज्यादा कंसिडर नहीं किया। हमारा मतलब है कि उस्तादों ने, खास तौर पर मैं अपनी बात करूंगा। ठीक है। FAR1 जितना सिलेबस है उतना ही कवर कराया, कभी इससे आगे नहीं गए। क्यों यार? छोटा बच्चा है, इससे क्या पूछेगा एग्जामिनर? ये छोटा बच्चा है, इससे क्या पूछेगा? एग्जामिनर ने आपसे वो चीजें पूछी जो बड़े बच्चों से भी नहीं पूछता। आपको मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊं, FFR का पेपर है ना, FFR का पेपर, उसमें पासिंग परसेंटेज FAR2 से और FAR1 से ज्यादा है। फाइनल में वो टेक्निकल सवाल नहीं पूछता, फाइनल में जो सवाल पूछता है वो कोर्स की मार मारता है। इतने सारे स्टैंडर्ड है, किसी एक सवाल पूछ ले, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं होंगे। इसमें आप उठाओ कैश फ्लो के सवाल, हर टाइम में आपको यूनिक सवाल नजर आए। तो प्यारे भाई इस दफा हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा कि इन सारे टॉपिक्स को उस लेवल पे पढ़ाया जाए जिस लेवल पे मैं अपने CA फाइनल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, जितने स्टैंडर्ड है इसके। ठीक है जी। तो अपनी तरफ से तो हम काफी सारा काम करेंगे एडिशनल, लेकिन देखो आप लोगों ने भी साथ देना। अभी PRC पास करके आए हुए हो, पता नहीं पास किया भी है नहीं किया, अभी शायद रिजल्ट आना है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? याद दिला दिया मैंने। कब आ रहा है रिजल्ट? परसों रिजल्ट है? अच्छा 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 अच्छा, परसों स्टार्ट कर लेते यार, हैं मंडे को सुबह सुबह। चलो जी। तो सर ये पहला पेपर पढ़ रहे हो और यही ऐसा पेपर है जिसमें आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है जी। मैं फिर बता दूं, सवाल है सीधे सीधे, आप कर रहे हो यार, पास पेपर भी हो रहे हैं, सब हो रहा है, मसला क्या है? मसला है फ्यूचर पेपर में हर अटेम्प्ट का पेपर वो पिछले से डिफरेंट बनाता है। ठीक है जी।
तो थोड़ा सा हम जो है वो अभी फाइनल की चीजें देखेंगे इस दफा, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स मेरे एरिया में आ रहे हैं उसमें तो हम देखेंगे। आकाश के एरिया में 4 टॉपिक हैं, उसमें चीजें जो है वो मुश्किल उसमें भी आई हैं, लेकिन वो फाइनल में नहीं है वो टॉपिक्स, ठीक है जी। तो मैं अपने एरिया में सीए फाइनल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, हम आगे जाते हैं जनाब। ये पेपर है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है जी। डबल एंट्री आपको आनी चाहिए। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस क्लास में बैठे हुए बच्चों को डबल एंट्री आती है, ऐसा ऐसा ना। जब हम कैश सेल्स करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश डेबिट और, ऐसा ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या होता है? एसेट होता है। कौन सा एसेट होता है? नॉन करंट एसेट होता है, ऐसा याद है ना? हाँ, वेरी गुड सर। अच्छा जी सर, रिजल्ट देख लें आप। रिजल्ट्स इसके थोड़े से जो है वो सिग्निफिकेंटली वॉलेटाइल है। लास्ट टाइम का रिजल्ट है 23%। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि 23% का रिजल्ट आया। ये देखें, ये चेक करें। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये लाइन में 9 बंदे बैठे हैं ना, 10 बंदे, इसमें से एक पास हुआ है। इसका मतलब ये, आप कोई भी 10 उठाएं उसमें से एक सवा बंदा पास हुआ है। सवा मतलब 100 में से 13 पास हुए ना यार। यही वाला बच्चा फेल होता है जिसने ये वाला सवाल पूछा है। अच्छा, कौन है ये? अच्छा चलो। अच्छा इधर सुनो सर, 57% रिजल्ट भी है यहाँ पे, 51% भी है। इतना इतना बड़ा रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैट्रिक और इंटर में भी नहीं आता। इंटर में रिजल्ट आता है 40%। कुछ ना कुछ पेपरों में लोग फेल हो जाते हैं। ये माशाल्लाह 57 है, ठीक है जी। 2013 का रिजल्ट अगर मैं आपसे शेयर करता ना, वो था 92%। एक अटेम्प्ट ऐसी भी आई थी जिसमें कितने परसेंट है? 92%, ठीक है जी। तो आ गया, लोगों के मतलब लग गया, लक अच्छा था। लोगों ने जो है वो पूरी जान मार के, पता नहीं उस टाइम में क्या किया होगा। पेपर बहुत ही आसान था उस 92% मार्क्स। यहाँ मैं आपको रिजल्ट आई कैप के बता रहा हूँ, और ये सारे रिजल्ट जो यहाँ परसेंटेजेस लिखी हैं, ये कोई एआरटीटी को नहीं दिया आई कैप ने, ये आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स में से निकाले। ये पब्लिक फिगर्स हैं, ठीक है जी। लास्ट टाइम में जिस बच्चे का FAR1 में मेरिट था, उस बच्चे के 98 मार्क्स थे। कितने? 98। हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक बच्चा सिर्फ 2 मार्क्स की मिस्टेक करके आए? मशीन तो नहीं है ना है? याद रखना, FAR1, FAR2 और कॉस्टिंग का पेपर, कॉस्टिंग का एक बड़े एक्सटेंट तक नहीं, लेकिन FAR1, FAR2 120 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से आपने 50 लेने, और माशाल्लाह 23% लोगों ने लिए 50 नंबर। जो लास्ट बैच गुजरा है उसमें से 23% लोगों ने माशाल्लाह 120 में से 50 नंबर लिए। कोई मसले वाली बात नहीं है यार, हम भी फेल हुए पेपर। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं, इंसान और जानवर में पता है एक फर्क है। जानवर अपनी गलतियों से सीखता नहीं, इंसान अपनी गलती से क्या करता है? सीख लेता है। एक चीज गलत करता है तो दूसरी दफा वो गलती रिपीट नहीं करता। अदरवाइज वो ये शो कर रहा है कि वो इंसान नहीं। आपने देखा ना, पागल एक ही काम बार बार कर रहा होता है, पता गलत होना है। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला ये कि लोग एक ही स्ट्रेटजी से, जिससे वो फेल हुए थे लास्ट टाइम, वही स्ट्रेटजी यूज करके पास होने की उम्मीद करते, ठीक है जी। तो मैं आपको बताऊं भाई, थोड़ा सा इस पे काम करना है ज्यादा, ठीक है जी। सर एक स्टेप आगे जा रहा हूं, हमारे कोर्स में क्या क्या है। बड़ी लिस्ट नहीं है कोर्स की सर, छोटा सा हिसाब किताब है। सर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 35 से 45 मार्क्स की, ठीक है जी। ये अब आप लोगों ने लिस्ट बनानी है, नोट करना है सर। जी बढ़े हम आगे दोस्त। चलो जी सर, हमारे पास ये 4 एरियाज हैं। IS1 है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी IS8, कैश फ्लो स्टेटमेंट और NPO। मेरे ख्याल में शायद लास्ट टाइम इससे मेरे ख्याल में शायद IS8 नहीं आया, ऐसे ही आया, ये भी आया, ये चारों आए।
ये ऊपर वाला दोनों ऐड हो गया है ना, एक साथ आए, तो कितने मार्क्स से थे ऊपर वाला सवाल? 18 नंबर का। वेरी गुड, माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह जी। 12 नंबर का कैश फ्लो था, 8 नंबर का, और 11 नंबर का एनपीओ था। और एनपीओ में एक ऐसी चीज पूछी थी उसने जो शायद इसी दफा कोर्स में ऐड हुई थी, डेफरल मेथड, ऐसे ही। तो भाई ये आपका जो है वो लिस्ट है जो 35 से 45 मार्क्स की है। चलो जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। आयशा, फिर आपको बेटा एक कोर्स हम ऑफर करेंगे अभी, जिन बच्चों ने इंट्रो नहीं पढ़ा उनको भी हम एक एक्सेस दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री FAR1 लेक्चर्स का, ठीक है। चाहो तो मैं सबके पास ऐड कर दूंगा वो, ठीक है। जिन्होंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट दुरुस्त करने हैं तो उससे देख सकते हो, ठीक है। तो जिससे नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम जनरल एंट्रीज पहले बैठ के एक्सप्लेन करें, ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है जी। बता रहा हूँ मैं, अलीशान बता रहा हूँ। चलिए जी आगे बढ़े दोस्तों। सर हमारे पास सेकंड जो है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशियोज है, ठीक है जी। सर ये 20 से 30 मार्क्स का है, और लास्ट टाइम इसके ऊपर ये 18 नंबर सवाल का पार्ट था, ऐसे ही है। रेशियो कितने मार्क्स का था? 15 मार्क्स का रेशियो था सर। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क शायद एक MCQ में आया था, ऐसा, उसको हम 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। ये 18 नंबर के सवाल का पार्ट था, 15 और 12 नंबर, एक 2 नंबर का एक MCQ था, ठीक है जी। ये हमारे पास सेकंड एरिया। यार आप एक चीज नोट करो, वो किताब में से, मतलब वो ICAP के सिलेबस में से एक एक चीज को टेस्ट कर रहा है, छोड़ किसी चीज को नहीं रहा है वो, ठीक है जी। तो ये नहीं है कि आप एक टॉपिक छोड़ के चले जाओ, छोड़ोगे तो नुकसान जरूर होगा। बढ़े आगे जी हम। सर ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड रेशियोज। जी मेरे बच्चों, लिख लिया? डन, लिख लिया? सर ये नॉन स्टैंडर्ड क्या है सर? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तीसरा जी, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, 30 से 40 मार्क्स का, ठीक है प्यारे भाई। इसमें हमारे पास हैं, इस स्टैंडर्ड से सवाल आया कोई 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का सवाल इससे आया। गवर्नमेंट ग्रांट्स 1 नंबर का MCQ था। बोरिंग कॉस्ट 8 नंबर की थी सर, माशाल्लाह लोगों को याद है। इम्पेयरमेंट से शायद एक आध MCQ आया था, 2 नंबर का MCQ था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से 6 नंबर आए थे। अच्छा हाँ, वो PP और इसका डिफरेंस आया था। ये जी, ये सारे आपके सामने, आप ऐड कर लें तो सर कोई 40 मार्क्स इससे भी बन जाते हैं। यही आता था सर इज इट पॉसिबल कि FAR1 और बिजनेस लॉ 3 महीने में हो जाए? बिल्कुल। लोगों ने 5-5 दिन में किए, वो अलग बात है, पास नहीं हुआ, ठीक है ना। नहीं लेकिन 3 महीनों में हो जाता है आराम से, हैं? किसे?
आजाद जाए वाले ने 30 दिन में सीए कर लिया है, नहीं हो जाता आराम से। देखो मैं एक बात बताऊं, आई कैप में किसी भी एक पेपर की तैयारी के लिए जो घर पे पढ़ने वाला टाइम है ना, वो 150 आवर्स मोर देन था। 150 घंटे अगर आप एक सब्जेक्ट को घर में बैठ के पढ़ सकते हो ना, क्लासेस के अलावा, ये बहुत है। 3 सब्जेक्ट का कोई बंदा दे रहा है 450 घंटे हो गए। आप 3 घंटों से इसको डिवाइड कर दो, 4 घंटों से दिन में डिवाइड कर दो, ठीक है जी, तो आपके तकरीबन, क्योंकि आखिरी दिनों में तो आप माशाल्लाह तेंदुलकर बने हुए होते हो ना, हर दिन डबल सेंचुरी बन रही होती है, ठीक है जी, हर दिन आप 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहे होते हो। आम दिनों में अगर इसको तुम ले आओ ना, इस रेशो को, कोई 2 से 2.5 घंटे में, कि मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं टोटल 3 घंटे पढ़ूंगा, 2.5 घंटे पढ़ूंगा, ये मोर देन इनफ है। लेकिन वो 2.5 घंटे पर ऐसे होने चाहिए कि उसमें मोबाइल, बड़ी अम्मी, छोटी अम्मी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब आप पूरा फोकस आपका जो है वो काम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी। छोटी अम्मियां भी, हाँ जी, जिस जिसके पास नहीं है वो क्वालिफाई कर जाएगा, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। चलो जी आगे बढ़े हम दोस्त। सर मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा कि रिजल्ट का क्या मसला है क्या नहीं मसला, मैं पहले टॉपिक पे आऊंगा। अच्छा जी सर सुनिएगा दोस्त, भाई मैं IAS 40 कवर करूंगा, और मैं फिर बता दूं, सुनो, मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको। 3 महीने हमारे पास टोटल, ठीक है, 3 महीने का मतलब है, ये मई को मैं पूरा महीना काउंट कर रहा हूँ, जून है मेरे पास, जुलाई है मेरे पास, ठीक है जी। सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, बाय हुक और बाय क्रुक हमने 31 जुलाई तक चीजों को कंप्लीट करना है मोस्ट, मतलब अगर ज्यादा टाइम लगा भी तो हम अगस्त के पहले वीक में जा रहे होंगे, बस इससे आगे नहीं, ठीक है। अगस्त के पहले वीक में भी हंगामी बुनियादों पे हमें जाना पड़ेगा, मतलब बुरे रीजन की वजह से जाना पड़ेगा। मैं तो प्लान आउट ये किया कि हम 31 अगस्त को जो है वो, सॉरी 31 जो है वो जुलाई को क्लोज आउट करें, लेकिन चूंकि इसमें बकरीद की छुट्टियां भी आ रही हैं, ठीक है जी, फिर मुहर्रम हराम की भी छुट्टियां आ रही हैं 3, ठीक है जी, 8-9 आपको बंद रखना पड़ता है। अगर 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 आप लोग, जो कि मैं नहीं करना चाहता, ये काम करें कि उन छुट्टियों में आपको उस पर्टिकुलर दिन का लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिया जाए, तो नहीं, वो हमें पता है कि नहीं, कद्दू किसी ने कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देखना नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर आपको पढ़ाना पड़ेगा, लाइव पढ़ाना पड़ेगा, तो लाइव पढ़ाना पड़ेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त के फर्स्ट वीक तक जाएंगे। लेकिन देखो मेरी एक इल्तिजा और रिक्वेस्ट है, कॉस्टिंग का पेपर हिस्टोरिकली लोगों को मुश्किल लगता है, FAR1 बहुत आसान लगता है, लेकिन आप FAR1 का रिजल्ट देख रहे हो, अगर आप लोगों, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं जिन्होंने पिछले बैच में भी चीजें पढ़ी हैं, पहले दिन मैंने बताया था कि ये इतना डिसेप्टिव सब्जेक्ट है कि पूरा टाइम आपको लग रहा होगा यार मैं सब्जेक्ट पे हावी हूं, ठीक है जी, और पेपर के करीब जाके या पेपर में जाके आपको लगेगा नहीं यार मैं चीजें लूज कर रहा हूँ, ग्रिप लूज कर रहा हूँ, मुझे चीजें याद नहीं आ रही है, रिकॉल नहीं हो रही है। मेरी आपसे एक, यकीन करो दिल से इल्तिजा, कितने लोग अभी करंट कॉस्टिंग के बैच में बैठे हैं, जो अभी करंट बैच चल रहा है रेगुलर वाला, मैं हर वीक में क्विज रखता हूँ, ठीक है जी, बच्चे बहुत कम अपीयर होते हैं, बहुत कम लोग अपीयर होते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, अगर अपने आप से ऑनेस्ट हो ना, किसी और से ऑनेस्ट होने की जरूरत नहीं है, इंसान सबसे ज्यादा ऑनेस्ट अपने आप से होता है, अंदर उसको पता होता है कि मैं कितना गंदा या कितना अच्छा इंसान, ठीक है जी, बाहर दिखावा अलग चीज है। मैं आपसे कहता हूं अगर मन मंदिर में तुम अपने आप से ऑनेस्ट हो ना, एक सिंगल क्विज भी मत छोड़ो, चाहे आपको सवाल आते हैं चाहे नहीं आते, फेल हो जाना, लेकिन उस प्रोसेस से अपने आप को गुजारना बार बार, ताकि आपको ये फील हो कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे पता चले। देखो आप अगर एक टेस्ट में अपियर होते हो ना, फेल होते हो, आपको जरा सदमा लगता है, ये सदमा एक स्टिमुलस होता है, आपको मूव करता है, मोटिवेट करता है कि मुझे चीजें पढ़नी चाहिए। आप अनफॉर्चुनेटली ये सदमा लेते हो जाके कब, पेपर वाले दिन, पहली दफा आप टेस्ट ही अपने आप को पेपर वाले दिन कर रहे हो। यार अल्लाह के वास्ते, ये दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे जो पहली दफा इम्तिहान वाले दिन ही करने जाके, लेकिन बाकी के काम आप पहले से कर सकते हो, ठीक है जी। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो चीजों की, एग्जाम दे दो यार आपके फेवर में मेरे भाई, आपके फेवर में। हम हर बंदा उठ के आईकैप को क्रिटिसाइज करता है कि यार आईकैप रिजल्ट नहीं दे रहा, मसला है, मैं अच्छा पेपर दे के आया फिर भी फेल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपके सामने कलमा पढ़ा है, ठीक है, 1 मिनट।
आवाज आ रही है बेटा? ये कट गया था बीच में। अच्छा जी, तो अब आप अगर ICAP वालों से पूछे ना क्या क्यों फेल हो रहा है, यकीन करो आपको एक कॉपी दिखा देना, एक कॉपी कि यार ये कॉपी है। देखो झूठ बोलने में ना हमारी कॉम सबसे आगे। आप किसी से पूछे फेल हुए हो कितने मार्क्स थे? 45। सर पूरा सही दिया था। आप उसकी कॉपी निकलवाओ ना, यकीन करो आपको अंदाजा होगा कि उसको 45 या जो मार्क्स दिए ना कि आपने, इसमें भी 15 ज्यादा दिए, ये 30 भी डिजर्व नहीं करता। आप उठा के देखिए कॉपी हम लोगों को। मेरी इल्तिजा है यार तुम लोगों से कि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके चलना, पूरी ईमानदारी से क्विज देना। देखो हम अपने टाइम पे जब सीए करते थे ना, टोटल 2 एग्जाम होते थे, एक हार्डली एग्जाम होता था, एक फाइनल एग्जाम होता था, 2 एग्जाम। इसके बावजूद हमारे यहाँ लोग, हमारे टाइम पे लोग ज्यादा पास होते, ज्यादा मतलब परसेंटेज टर्म से। रीजन पता है क्या है? उन 2 में से अगर आप फेल हो गए ना किसी एग्जाम में, आप ICAP का एग्जाम नहीं दे सकते, आपको कॉलेज डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो तुम खुद सोचो हम उस एग्जाम की तैयारी कैसे करते हो ICAP से ज्यादा, क्योंकि हमें पता था ICAP में जाके फेल होना है या पास होना है, उसको वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि यहाँ से तो पास हो। और हमारे कॉलेज में पेपर बनाती थी रिसेप्शनिस्ट, उसको आगे जो है वो हमारे टीचर टिक लगा देते थे, ये 3 सवाल पूछ लो इंडिया की किसी किताब से। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी नहीं है। यकीन करो इतने टेंशन से हम गुजरते थे ना उन एग्जाम से, लेकिन पक्के हो जाते थे। 2 एग्जाम्स, ओनली 2 एग्जाम्स। आज आपके लिए हर वीक एक क्विज बनाया जा रहा है, लेकिन अपीयर नहीं हो रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो। देखो मैंने इतना तक इजाजत दी है, वो क्विज ऐसा है कि वो ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, आप उस पर कोई भी नाम लिख के दे दो, ठीक है जी। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि कौन सा बंदा पास हुआ कौन सा फेल हुआ। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि तमाम लोग एटलीस्ट एक प्रोसेस से गुजरे, देखें वो क्या गलतियां करते हैं। मैंने अभी एक MCQ का क्विज डिजाइन किया कि यार मैं ये देता हूं जनाब MFA के बच्चों को, और उनसे उस पर मैंने एक चीज और भी अटैच की कि अपने सोल्यूशन की कॉपीज इसमें अटैच कर देना। मैं दे ही नहीं पाया, उससे पहले रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। तो मैं अब आपको जो क्विज दूंगा, आपने करना क्या है, क्विज होगा MCQ का या ऑनलाइन क्विज होगा, आपने उसके साथ अपनी कॉपी अटैच करनी है, वो चेक होकर आपको मिलेगी, ठीक है जी। क्विज के मार्क्स आपको इमीडिएटली पता चल जाएंगे, लेकिन कॉपी का हाल देख के मैं असेस करूंगा कि आप लोग सही काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो मैं पूरी पूरी निचोड़ बता रहा हूं आपको, 2 काम आपने करने, जो क्लास में करा रहा हूं घर जाके साथ साथ देखते जाना, ठीक है जी। क्लासेस आमतौर पे हमने लास्ट टाइम जितने घंटे लिए थे, थोड़े से ज्यादा आवर्स लूंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जबर ठीक ठाक, ठीक है जी। मैं सीए फाइनल की क्वेश्चंस कराऊंगा, चाहे वो छोटे से छोटा स्टैंडर्ड क्यों नहीं। दूसरी चीज, सारे क्विज देने पूरी ईमानदारी से, अगर अपने माँ बाप से और खुद से ऑनेस्ट, ठीक है जी, पक्का वादा है। चलो जी सर हम स्टार्ट करते हैं जनाब अपने पहले टॉपिक से। FAR 1 की एक किताब है जो आप लोगों ने लेनी है, एक किताब आपको मिलेगी हमारे यहाँ से, आपको परचेस करना पड़ेगी, वो वर्क बुक है, ठीक है जी। लास्ट टाइम ICAP के लोगों की रिकमेंडेशन पे हमने अकाउंटिंग में वर्क बुक डाली। वर्क बुक का मतलब ये वही सवाल है, उसके नीचे स्पेस दिया हुआ है, आपने वही जवाब करना, ठीक है जी। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये कि ऑनलाइन का सिस्टम जब से आया ना, यकीन करो सिर्फ 50-60% लोग ऐसे हैं हमारी क्लासेस के अंदर जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं बनाया। इसका अंदाजा मुझे पता कैसे हुआ, एक दुकान है इधर CBP के नाम से, कॉमर्स बुक पॉइंट के नाम से। मैं एक दिन भूला भटका वहां चला गया, उधर मैंने देखा भाई मेरी एक किताब बिक रही है, मुझे ही नहीं पता। मैंने खोला उसको, उसमें क्लास की नोटिंग्स थी, ये जो हम नोट कर रहे होते ना क्लास में, ये नोटिंग थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहता है सर आपके किसी एक स्टूडेंट ने ला के दिया, इसकी 300 कॉपीज बिक चुकी है। 300 कॉपीज बिक गई है। मैंने कहा ये कौन खरीद रहा है? कहते आपके स्टूडेंट। तो मैंने कहा इन बेगरतों को तो मैंने क्लास में लिखवाया है। उसने कहा सर नहीं लिखा होगा तभी तो ले लेके जा रहा है। उस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि एक डिजास्टर आने वाला है, रिजल्ट का ना बेड़ा गर्क होने वाला, मुझे अंदाजा हो गया। ये छोड़ो यार, FFR की उसने 800 किताबें बेची इसी तरह। और यार हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा जाएगा और ICAP में अटेम्प्ट करके आएगा और पास करेगा पेपर। उस मनुष्य से तो लिखा नहीं जा रहा है पोलियो के मरीज से, वो उस पर रिलाय कर रहा है कि सर ने जो लिख दिया मैं वही मैं देखूंगा। भाई पेपर आपने जाके MCQs नहीं देना, रिटर्न पेपर देना है, क्लास में आपके लिखने की आदत ही नहीं है। दूसरा बड़ा अजाब, हाँ भाई मैं आपको अगर IAS 40 में 40 सवाल कराऊं तो बताओ आपने कितने सवाल किए? एक भी नहीं।
एक भी नहीं। आपने सवाल करने का मतलब समझते हो? आपने एक सवाल उठाया जो क्लास में आपको नहीं कराया गया, आपने इंडिपेंडेंटली वो क्वेश्चन उठाया, उसको रीड किया, उसको खुद से अटेम्प्ट किया। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। हर एक चीज जो टीचर करा रहा है ना, वो आप नहीं कर रहे हो, ये बात समझना। आपने अनसीन क्वेश्चन, जो आपने नहीं देखा इससे पहले, आपने ऐसे सवाल उठाने, खुद से करने, फंसना है उसके अंदर, फंसोगे आप उसके अंदर। कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो पहली गो में 60, 70, 80% सवाल कर लेगा। मे भी पहले सवाल में आप 25, 30% सवाल करके ठंडे होकर बैठ जाओ, नहीं हो रहा, कोई टेंशन नहीं, हमने यहां से प्रोग्रेस करना है। सीए करने आए हो, ठीक है जी, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये रेस नहीं लगी हुई है। 50 नंबर ले लिए ना, नंबर आपको नहीं पता चलेंगे, पास पता चलेगा। एक बंदा जिसका 97 मार्क्स हैं, एक के 51 है, दोनों को नहीं पता कि कौन क्या है, दोनों क्या है, पास है, दोनों चौड़े होकर घूम रहे। जो 51 वाला है वो ज्यादा बातें कर रहा है उससे। मेरा तो ऐसा गया था कि गोल्ड मेडल आ जाता, वो पता नहीं क्यों नहीं आया। ये है प्रोफेशनल एग्जाम का हुसन। आप 50 से ऊपर ले लो, 50 ले लो, उसके आगे आपको कोई नहीं असेस करेगा कि आपने क्या किया। लेकिन यार ईमानदारी इस चीज का नाम है कि यार आपने एक तो एग्जाम प्रॉपर्ली देने, जो मैं क्लास में चीजें वो करवाऊंगा, सवाल खुद से सॉल्व करने, खुद से सॉल्व करने। मैं आपको 20 अटेम्प्ट, अच्छा, और FAR1 के साथ एक और बीमारी है, तो पास पेपर्स बहुत कम है। कुछ चीजों के पास पेपर्स हैं, कुछ सवालों के पास पेपर्स नहीं है। क्यों सर? ये कोई 5-6 अटेम्प्ट पहले ही सिलेबस चेंज हुआ है, इसमें स्टैंडर्ड्स आए, इससे पहले स्टैंडर्ड नहीं थे, वो सीए फाइनल में थे। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मुझे क्या करवाना पड़ेगा इस दफा फाइनल की तैयारी करने में? क्यों? क्योंकि सर मैं अगर आपकी किताब और चीजें देखूं ना, वो बहुत आसान है, वो पढ़ के आप खुश हो जाओगे यार, FAR1 में तो कुछ नहीं है। फिर आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो फिर वो पेपर खोलोगे तो पेपर हाथ में नहीं आएगा, पेपर हाथ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है जी, तैयार हो जी? अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछना चाहे तो कहां पर पूछ सकता है? यही पूछ सकता है, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है जी, दूसरा सर हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उस पर पूछ सकते हो आप। ठीक है जी, आकाश अवेलेबल होगा, मैं भी अवेलेबल होगा, हुजैफा भी होगा, आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हो। देखो मैं फिर एक बात बताऊं, अब चीजें आप तक आएंगी अगर आप पढ़ने वाले हो ना, आपने उनको सिर्फ ग्रैब करना और पढ़ना, और नहीं पढ़ने वाले हो ना तो चीजें कहीं पे भी आ जाए ना आपके पास, आपने उसको हाथ नहीं लगाना। एक मैं ऑनेस्ट एक चीज पूछ रहा हूँ सबसे, जिन्होंने लास्ट टाइम का पेपर दिया है, मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या ऐसा पेपर था कि जो तुम लोग फेल कर गए? आसान था हैं? बेसिक ज्यादा पूछ ली थी, हम थोड़ा ऊपर ऊपर से करके गए थे हैं? चलो बहरहाल यार इजी था, लेकिन सर कोई मसला नहीं, आसान हसनैन। चलो जी, वेरी गुड सर। ओपन बुक होने से FAR1 के पेपर में इतना बड़ा फर्क पड़ा है कि अब आप जैसी ओपन बुक किताब लेके जाओगे, वहीं आप खोलोगे और वहीं से पूरा पेपर छाप के आपको वापस आना है। देखो यार, थोड़ा सा चीजों की डायनामिक्स हमें समझना पड़ेगी। किताब में एक स्टैंडर्ड है IS40, वो इतना बड़ा स्टैंडर्ड है, आपके कोर्स में इतना सा, ये वाला हिस्सा आपके कोर्स में ही नहीं है, आपके कोर्स में ये हिस्सा है। ओपन बुक करने का रीजन क्या था? क्या एग्जामिनर हमसे कोई थ्योरी के सवाल पूछेगा वहां पे? नहीं, ओपन बुक करने का रीजन ये एक इंटरनेशनल लॉ है सर। IFAC के सारे मेंबर्स जब पेपर देंगे अकाउंटिंग का, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेस्ट हो रही है, तो सर वो ऑनलाइन, मतलब वो उसके लिए जो है वो ओपन बुक ही रखेंगे। ये हमारी IFAC के मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट्स में से एक है। ठीक है जी, अब चूंकि इन्होंने FAR1 में डाल दिया स्टैंडर्ड्स, तो इनको क्या करना पड़ा? ओपन बुक कर दो यार, क्या टेंशन है? क्योंकि अब आपको IS40 भी पढ़ना है, 23 भी पढ़ना है, 20 भी पढ़ना है। ये सारे स्टैंडर्ड्स पहले ये स्टैंडर्ड कोर्स में नहीं थे, तो ओपन बुक नहीं था ये। तो अब मैं देख रहा हूं यार, इस पे भी चूरन बिक रहा है। ओपन बुक होने से कोर्स में इतना बड़ा चेंज आ चुका है कि अब अप्रोच ही चेंज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस बच्चे ने लास्ट अटेम्प्ट में ढंग से चीजें पढ़ी हैं और वो फेल हुआ है, ढंग से चीजें पढ़ के फेल हुआ है, किसी गलती की वजह से फेल हुआ है, आखिरी 3 घंटों में काम गलत करने की वजह से फेल हो गया, प्रेशर की वजह से फेल हो गया है, मैं उसको आज बोलता हूं कि उसको क्लासेस की जरूरत नहीं है। इसलिए क्लासेस लेना कि ओपन बुक हो गया है, ये टोटल रबिश और बकवास है। क्लास लेने के सिर्फ 2 ही रीजन होते हैं, या तो भाई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, एक रीजन ये। दूसरा ये कि यार मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगा ना, तो मैं ऑर्गेनाइज्ड होकर नहीं पढ़ सकूंगा।
मैं कहूंगा कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, कल पढ़ना है, परसों पढ़ना है, मैं ले जाऊंगा इसको आखिरी महीने तक, और फिर मैं कहूंगा यार काश मैं क्लास ही ले लेता। इसलिए हमने रीसेट बैच की फीस सिग्निफिकेंटली कम रखी। ठीक है जी। तो आप लोगों ने खुद ये डिसाइड करना है, ओपन बुक की वजह से रत्ती बराबर का भी फर्क चीजों पे नहीं आया। ठीक है जी भाई, जितने लोगों ने FAR2 का पेपर पास किया, लास्ट टाइम जिस बच्चे का FAR2 में गोल्ड मेडल था, उसकी मैंने क्लास में बात करवाई बच्चों से। उसको मैंने ऑनलाइन, लाहौर का बच्चा था हमारा स्टूडेंट, उसको मैंने ऑनलाइन लेके उससे बात करवाई कि हाँ भाई तुमने स्टैंडर्ड से कितनी चीजें छापी? उसने कहा मैं लेके ही नहीं गया। काम आएगा स्टैंडर्ड कब? फाइनल में जाके। आपकी किताब में इतनी चीजें लिखी हुई हैं कि उससे स्टैंडर्ड का सिर्फ 5% भी कवर नहीं होता। IS 23 है आपके कोर्स में, आधा भी नहीं। 40 आपके कोर्स में 20% भी नहीं है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने तैयारी करनी है, चीजें इंश्योर करनी है, काम पूरा करना है, चीजें सीखनी है। ओपन बुक से मैं 16 साल पढ़ाने के बाद ना आज हल्फन आपको बता रहा हूँ, किसी से मिसगाइड नहीं होगा। आपको लोग खींचेंगे, आजा बेटा क्लास ले ले, 20,000 रुपए में ले ले, 10,000 रुपए में ले ले, क्योंकि कोर्स चेंज हो गया। कोर्स कोई चेंज नहीं हुआ, 1 रुपए की चेंज नहीं आई कोर्स, ना अप्रोच चेंज हुई है। पेपर आपने लास्ट टाइम देख लिया, इसी रंगो नस्ल का पेपर आगे भी बने। ठीक है जी, स्टार्ट करें जनाब। सर आप कौन सी बुक से पढ़ाएंगे? ARTD की किताब से। ठीक है जी, वो फोटोकॉपी वाले के पास मंडे को अवेलेबल होगी, क्योंकि फोटोकॉपी वाला जो है वो गांव गया हुआ है, और वो आराम से आएगा, थोड़ा सा ईद ईद पे जाता है वो। ठीक है जी, तो उसका हक बनता है, मैरिड आदमी है, थोड़ा सा टाइम बेगम को दे। हाँ भाई, क्यों असर इंसानों का हक होता है दूसरों के ऊपर, है अच्छी बात है। मेरी दो है तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ। अच्छा जी सर, IS 40 सर, प्लीज सुनिएगा दोस्त, सुनो मेरे बच्चों, सुकून तसल्ली से। प्यारे भाई, एक अहद करेंगे आज हम, जो मैंने भी कॉस्टिंग में भी सबसे लिया था। अहद करेंगे, ए अल्लाह हम तुझे हाजिर नाजर जान के कहते हैं कि जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे, अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम टीचर से उसी वक्त पूछेंगे। टीचर को जो बात बोलनी है वो फेस पे बोलेंगे, फेसबुक पे नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। और या अल्लाह अगर हम ऐसा काम ना करें तो ना करें, या अल्लाह अगर हम ऐसा काम ना करें, या अल्लाह अगर हम ऐसा काम ना करें तो या अल्लाह आपकी लानत हो हम पे। हाँ, ये बात जोर से आनी चाहिए जी, आपकी लानत हो हम पे। हाँ, टीचर में नहीं, टीचर। अच्छा जी सर, लाहौर में, इस्लामाबाद में, टंडोल, IR, किपरो, मिठी, सब जगह पे किताब जो है वो अवेलेबल होगी। यहाँ एक हमारा हमने आउटसोर्स किया हुआ किताब को, उसका मैं लिंक आपसे शेयर कर लूंगा। आपने उस लिंक पे जाके किताब ऑर्डर कर देनी है। ARTT पे जो फिजिकल आ रहा है उसको फिजिकल यहाँ से मिल जाएगी, और अगर कोई डिफरेंट शहरों में या कोई ARTT का ऑनलाइन स्टूडेंट है, वो अपने घर से नहीं निकलता, XYZ रीजन की वजह से, अम्मा अब्बा नहीं निकलने देते, तो होते हैं बाज़ लोग, सर वो मगरिब के बाद अम्मी अलाउ नहीं करती ना निकले। ठीक है जी, तो उनके लिए जो है वो किताब घर तक आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात। ठीक है जी। अक्सर होते हैं लड़के, माँ बाप नहीं निकलने देते, लड़कियां जा रही होती हैं दूर दूर, लड़कों को नहीं निकलने देते माँ बाप, फिर वो थोड़े से हिलजुल जाते हैं। अच्छा जी सर, सुने दोस्त, सर सुनिएगा दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में लिखना, सारी चीजें छोड़ दो, फोकस करना है आपने। सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ IS 40। IS 40 का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या नाम है? और तो सुनना मेरे बच्चों, देखिए जी सर, IS 40 ये कहता है कि जी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में क्या आता है भैया? दो चीजें आती हैं। क्या चीज? जब भी वर्ड प्रॉपर्टी सुनो अकाउंटिंग में, इसका मतलब है दो चीजें, लैंड और बिल्डिंग। ऐसा प्रॉपर्टी का वर्ड जहां भी सुनो इसका क्या मतलब है? लैंड और बिल्डिंग। लैंड और उर्दू वाला है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है जी, दोनों दोनों चीजें किसमें आती हैं? प्रॉपर्टी में आती है। लैंड भी प्रॉपर्टी और बिल्डिंग भी प्रॉपर्टी है। मुझे बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉपर्टी किन मकासद के लिए खरीदी जाती है, तो आप कहोगे प्रॉपर्टी खरीदने के 3 मकासद हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी हमने, गौर से सुनना, टू बी सोल्ड इन दी ऑर्डिनरी
कोर्स ऑफ बिजनेस। उर्दू जुबान में इसका मतलब है आप प्रॉपर्टी खरीदते हो बेचने के लिए। आपने देखा होगा ना, अक्सर लोगों का बिजनेस होता है, प्रॉपर्टी खरीदी बेची, खरीदी बेची, खरीदी बेची, ऐसा। वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मे भी 3 दिन में बिक जाए, मे भी 3 महीने में बिक जाए, मे भी 3 साल में बिक जाए, लेकिन वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदी तो थोड़ा सा प्रॉफिट रख के क्या करें, बेच दें। सर ऐसे काम में जहां प्रॉपर्टी खरीदते हो और इमीडिएटली बेचने की कोशिश करते हो, इन्वेंट्री कहलाती, सॉरी प्रॉपर्टी कहलाती है इन्वेंट्री। क्या कहलाती है? अब बताओ सर, मेरे अब्बा का बिजनेस है, प्रॉपर्टी खरीदी बेची, खरीदी बेची, प्रॉपर्टी हमारे लिए क्या है? सर हमारे अब्बा का बिजनेस है अमरूद खरीदना बेचना, तो अमरूद हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री। सर हमारे अब्बा का बिजनेस है ये टीवी बेचना, तो टीवी हमारे लिए क्या है? इन्वेंट्री है। तो सर अगर प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, सर प्रॉपर्टी तो इतनी बड़ी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इन्वेंट्री ये एसेट की क्लासिफिकेशन साइज देख के नहीं होता, पर्पस देख के होता है। तो बताओ सर, ऐसी बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग हमने किसके लिए खरीदी हो? बेचने के लिए खरीदी हो, वो क्या है? वो इन्वेंट्री है। सर फिर बताएं, नंबर 2, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर वो प्रॉपर्टी जिसमें ओनर खुद जाके घुस जाए और काम करे, बिजनेस करे उसमें से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी डील होगी एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आप उर्दू जुबान में अपने इंटरमीडिएट के पेपर्स में और इंट्रो के पेपर्स में फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते थे। याद आ रहा है? मुझे बताओ किस प्रॉपर्टी को हम फिक्स्ड एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट करेंगे? वो प्रॉपर्टी जो हमने खरीदी, खुद घुस गया उसमें, रहना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसमें बिजनेस करना शुरू कर दिया। सर मेरे अब्बा का होटल है, होटल की बिल्डिंग इन्वेंट्री है? नहीं सर, होटल की बिल्डिंग बेचने के लिए थोड़ी खरीदी है, काम करने के लिए खरीदी है। तो सर वो बिल्डिंग क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड। सर मैं स्कूल चला रहा हूं, अज्यूम करो ये जगह हमारी अपनी है, ये जगह क्या है हमारे लिए? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बात समझ आती है सर? मिसाल के तौर पर सर हमारे पास एक बिल्डिंग है, और तो सुनना, जो हमने अपने एम्प्लॉयज को दी हुई है, एम्प्लॉयज को दी हुई है कंपनी के, ठीक है जी, वहां कंपनी के एम्प्लॉयज काम करके जाके आराम करते हैं। सर ये भी हमारी बिजनेस का हिसाब किताब है, ये भी क्या है हमारे लिए? सर प्रॉपर्टी प्लांट देखो। अब बताओ सर, वो प्रॉपर्टी जो बेचने के लिए खरीदी, वो प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल करने के लिए खरीदी, प्रॉपर्टी प्लांट देखो। अब सुनो तीसरी प्रॉपर्टी सर, गौर से सुनना सर। मिसाल के तौर पर आरिश की शादी हो गई, आरिश के पास पैसा आया, उसने एक प्लॉट खरीदा और कहा ये प्लॉट मैं रख रहा हूं, गौर से सुनना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एंड और रेंटल इनकम। सुनो, एक बंदा है जिसके पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, उससे एक प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी का मतलब लैंड और बिल्डिंग यार। प्रॉपर्टी का मतलब सर जमीन खरीदी हमने, बिल्डिंग खरीदी, किसके लिए? रेंट पे दे देते हैं, किराए पे दे देते हैं। जो आपने किराए पे प्रॉपर्टी दी या आपने खरीदा और आपने कहा मैं इसको 5 साल बाद बेचूंगा, 6 साल बाद बेचूंगा, कब? जब इसकी वैल्यू में सिग्निफिकेंटली इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर ये क्या है मेरे पास? सर ये है मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ऐसा? मुझे बताओ, हम जो स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं वो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सर ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है FAR 1 का, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये तुम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देख के आ चुके हो। ऐसा? और जिसने इंट्रो नहीं दिया, जो A लेवल्स में एग्जाम करवा के आए, उसने वहां पढ़ लिया होगा। इन्वेंट्री पढ़ी है ना? पढ़ी है ना भाई? एक सब्जी वाला इन्वेंट्री खरीदता है, करेले कद्दू खरीदता है, बेचता है, तो उसके लिए करेले कद्दू क्या है? ऐसा? अब बताओ हमारे पास प्रॉपर्टी कितने टाइप की है? 3 टाइप की है। बताओ रियल एस्टेट वाले के लिए प्रॉपर्टी क्या है, जो खरीदता बेचता है? इन्वेंट्री। अगर रियल एस्टेट वाले ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पे देगा तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और सर एक रियल एस्टेट वाला जिस बिल्डिंग में खुद बैठ के काम कर रहा है, वो वाली बिल्डिंग, वो PP। ऐसा? जिस बिल्डिंग में ओनर खुद काम करे, PP। जो रेंटल इनकम के लिए कैपिटल अप्रिसिएशन क्या है? कैपिटल अप्रिसिएशन क्या है? अच्छा मैं बता रहा हूँ। एक जमाने में हमने जो इमरान खान जहाँ रहता है ना, बनी गाला, इसके आसपास इस्लामाबाद में छोटी सी प्रॉपर्टी ली। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताऊं, ठीक है?
छोटी सी प्रॉपर्टी ली, वो हमें मिल गई 200 गज के प्लॉट से 8-8 लाख रुपए मिल गया। ठीक है जी। हमें लोगों ने, दोस्तों ने मना किया कि पहाड़ों पे जाके जगह ले ली है, पागल हो गए हो। मैंने कहा नहीं, ये डेवलप हो जाएगी बात। ठीक है, किसी दोस्त ने हमें रिकमेंड किया था। आज वहां प्रॉपर हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है और वही 200 गज का प्लॉट आज 40-42 लाख रुपए में जा रहा है। ठीक है जी, ज्यादा नहीं, मुझे 2 साल हुए खरीदे, 8 लाख में खरीदे, अब कितने का हो गया? 40 लाख रुपए का हो गया। मुझे बताओ, जब मैंने इसको खरीदा था मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कैपिटल अप्रिसिएशन। कौन सा? लॉन्ग टर्म। किसी ना किसी पॉइंट पे जिंदगी में जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हम इसको तब बेच देंगे। अब हम इस पोजीशन में कि हम इसको क्या करें, बेच दें। अभी हमारे घर वालों को एक जो है वो सुलेमानी मसला है, वो कह रहे नहीं यहाँ घर बनाएंगे। हमने कहा रहेगा कौन इधर? ठीक है जी। जो आप इंसान की नेचर याद रखें। इंसान, अगर आज आप जाओ ना घूमने चले जाओ पाकिस्तान टूर पे, छठे दिन आप थक जाओगे। छठे दिन आप कहोगे यार भागो यार कराची आ जाओ, और कराची आ जाओ थके आ रहे आप गालियां दोगे, आइंदा नहीं जाऊंगा। फिर 1 महीने बाद आपको एक कीड़ा काटेगा, नहीं यार बड़ा मजा आया था लास्ट टाइम, ऐसा है ना। आप रोजों में देख लो, आखिरी रोजों में इंसान क्या होता है, यार ईद आ जाए यार अल्लाह की, फिर याद आता है रमजान कितना जबरदस्त, आखिरी रोजे कितने अच्छे थे। तो है किसका आखिरी दिन में रिजल्ट आ गया सर और खराब हो गया सर। हाँ जी बताएं सर। प्रॉपर्टी फॉर सेल, शॉर्ट टर्म सेल, जल्दी बेचना है, इन्वेंट्री। प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टर्म सेल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फॉर रेंटल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ यूज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड प्रॉपर्टी। याद रहेगा। तो बताओ हमारे पास रेंज आ गई डेफिनेशन की, क्या चीज? वो प्रॉपर्टी जो हमने किसके लिए खरीदी है, रेंटल इनकम के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। ऐसा अब गौर से देखना, मेरे बच्चों कॉपी करना है तो करते जाओ साथ साथ में, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारे पास 1 घंटा 20 मिनट पड़े हुए। ये तस्वीर भी ना ले यार, ये वैसी पीडीएफ मिल जाएगा, लिख ले इससे बेहतर है। अच्छा हाँ जी जी मेरा बच्चा, एक ही होता है बेटा। फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट, फ्रोजन एसेट, ये कई सारे नाम है, चीज एक ही। ठीक है ना, ओवर द पीरियड इसके नाम स्टैंडर्ड में चेंज हुआ। ठीक है जी, एक ही चीज है जी मेरे बच्चों। हम आगे बढ़े। जी मेरा बच्चा, और वो शॉर्ट टर्म, और दूसरा ये कि रेंटल इनकम के लिए। इन्वेंट्री आप रेंटल इनकम के लिए लगाते नहीं हो ना, वो आपने खाली रखी होती है बेचने के लिए। अच्छा जी सर, दौलत मेरे हिसाब से कर देना चाहिए तुम्हें। बिल्कुल बिल्कुल वर्कबुक में होंगे दानियाल जी। बढ़े हम आगे दोस्त, प्यारे बच्चों बढ़ जाएं। कर लिया कॉपी? भैया आप लोग का एक डेजिग्नेटेड ग्रुप बना हुआ है कोई व्हाट्सएप का? बना हुआ नहीं है? फेसबुक के पेज से जो उस पे हो ना सब? चलो ठीक। अब्दुलरहमान क्या पूछा बेटा तुमने? बड़े मेरे बच्चों आगे। भाई जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा या जो समझता है कि उसकी बेसिक्स वीक हैं, तो हम उसको बेसिक्स के लिए एक लेक्चर दे देंगे, मतलब एक वो दे देंगे पूरा
50-55 घंटे का वो अपने हिसाब से ऐसा ऐसा उसको देखता रहे। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज और भी ऐड करूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीक में ना कोई एक आध क्लास ऐसे रखें कि जिस क्लास में आखिरी आधा पौना घंटा मैं आपको ना हर हफ्ते में 5 से 6 कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज करवाऊं, जिससे अगर किसी का अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट वीक भी है वो सब लेंगे वो बैठ, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ये मैं करा दूंगा आपको। लेकिन वो जो बिल्कुल बेसिक एंट्रीज है कि सेल होती है तो क्या होता है, परचेज होता, ये मुश्किल हो जाएगा। ये आपको रिकॉर्डेड दे देंगे, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि 3 महीने में बैठ गए हम आपको जो है वो खाना खिलाना और फिर उसके बाद धोना निलाना सिखाएं, ये मुश्किल हो जाएगा। तो खाना आपने खुद खाना है, हम आपको धोना निलाना सिखाएंगे। ठीक है जी सर, क्या धोना? ये दानियाल डिपेंड करता है कि आगे इसको हम कैसे लेके चले। चलो जी प्यारे बच्चों, बोर्ड पे सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना, सुनो, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे देखो। सर मैंने ना 1 जनवरी को एक लॉटरी का टिकट खरीदा, ठीक है जी, एक लॉटरी का टिकट खरीदा 50 रुपए का। इस लॉटरी में इनाम है 20 लाख रुपए का। कितने का? सर जैसे ही मैंने 1 जनवरी को 50 रुपए का टिकट खरीदा, मैं अपने पास रिसीवेबल बुक कर लूं 20 लाख रुपए का। क्यों? बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया। जरूरी नहीं है कि पैसे आपको मिले आप जीतो, ऐसा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जीतने का चांस 50% से ज्यादा? नहीं सर, तो करोड़ों लोग लॉटरी खरीदेंगे, आपको मिलेगा तो जीतने का चांस 50% ज्यादा नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं पैसे मिलने का चांस प्रोबेबल है? प्रोबेबल का मतलब होता है 50% से ज्यादा चांस। क्या पैसे मिलने का चांस प्रोबेबल है? नहीं, पॉसिबल है। पॉसिबल जब होता है जब 5% से ज्यादा चांस। मैं कहता हूं पॉसिबल भी नहीं है, रिमोट चांस है। क्या? रिमोट चांस। ऐसा? ये बात समझ आती है? फिर पूछ रहा हूं, पैसे मिलने का, बेनिफिट मिलने का चांस कितना है? सर मे बी 1%, मे बी उससे भी कम। ऐसा है या नहीं? क्या पैसे मिलने का चांस प्रोबेबल है? नहीं। स्टैंडर्ड कहता है आप किसी भी एसेट को अपनी बुक्स पे रिकॉर्ड करो अगर उससे बेनिफिट मिलने का चांस प्रोबेबल हो। क्या हो? यानी 50% से ऊपर चांस हो कि वो आपको मिल जाए। ऐसा? तो मुझे बताओ, क्या मैं 1 जनवरी को 20 मिलियन या 2 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लूं, 20 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लूं अपने पास एसेट के तौर पे? नहीं। क्यों भाई? कहां यार, कोई 0.01% चांस है जुए में जीतने का, हमें थोड़ी मिलेंगे। वेरी गुड जी, 15 जनवरी को लॉटरी की टिकट हम जीत जाते हैं, नंबर मैच करके जी, जुआ जीत गए हम। आप करें। अच्छा, हमें ये बात पता है कि 25 जनवरी को पैसे मिल जाएंगे, हम यहां खड़े हुए, पैसे मिलेंगे? हाँ, 100% चांस है। क्यों? और भाई आप जीत गए हो लॉटरी का टिकट, अब बताओ चांस कितना है, 50% से ऊपर या नीचे? ऊपर। सर तो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे स्टैंडर्ड कह रहा है आप अपने पास एसेट को रिकॉर्ड कर लो। किसी भी एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है जब उससे बेनिफिट मिलने का चांस 50% से ज्यादा हो, यानी सर उससे बेनिफिट मिलना प्रोबेबल हो। क्या हो? किसी भी एसेट को आप रिकॉर्ड करते हो जब उससे बेनिफिट मिलना क्या हो? प्रोबेबल हो। ये बात समझ आती है? आप बताओ सर, मैं लॉटरी से रिसीवेबल कहां बुक करूं, 15 तारीख को या 1 तारीख को या 25 तारीख को? 15 को मैं रिसीवेबल बुक करूंगा, मैं कहूंगा मैं लॉटरी जीत चुका हूं, मुझे भी पैसे मिलने वाले, रिसीवेबल डेबिट 2 मिलियन। अनंत क्यों? जीत गया ना, अनंत क्यों? इनकम है भाई, खत्म, जीत गया हम लॉटरी। अभी क्यों अनंत भाई? लॉटरी का टिकट मैच हो गया। अब बताओ यहां आएंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश डेबिट कितने से? 2 मिलियन। और कितने से? बताओ एसेट को कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब उससे बेनिफिट मिलना क्या हो? प्रोबेबल का मतलब क्या होता है? 50% से ज्यादा चांस। ऐसा? तो मुझे बताओ, मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड करना चाहिए? सुनो, मैं तुम्हें सिनेरियो देता हूं, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूं कि मैं आरएस से बिल्डिंग खरीद लूं, रिकॉर्ड कर लूं बिल्डिंग आज अपने पास? नहीं। क्यों? तो बिल्डिंग से बेनिफिट आपको मिलेंगे इसका चांस 0% है। अच्छा, मैं क्या, मैंने पैसे दे दिए, मैंने कहा बिल्डिंग मुझे हैंड ओवर कर दो, उससे मुझे चाबी दे दी। अब मैं कहूंगा भाई अब मैं बिल्डिंग से बेनिफिट ले सकता हूं क्योंकि अब बिल्डिंग किसकी हो गई है। तो बताओ हम अपने पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड करते हैं? सर जब आपने टेक्निकली उसको अक्वायर कर लिया, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिल सकते हो, आप मालिक बन चुके हो, तब आपने उसको रिकॉर्ड करना है। ऐसा? अब बताओ किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने के चांसेस 50% से
ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब रिकॉर्ड होगी? यही जवाब सर, जब उससे बेनिफिट मिलने का चांस 50% से, आमतौर पे सर प्रॉपर्टी से बेनिफिट जब मिलता है जब आप उसको खरीद लेते हो, ऐसा। तो मुझे बताओ सर, व्हेन टू रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जवाब क्या है? व्हेन टू रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? बुक में रिकॉर्ड करना, किसमें? किताब पे रिकॉर्ड करना। कब रिकॉर्ड करना चाहिए? कब रिकॉर्ड करना चाहिए सर? व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट आर प्रोबेबल। ऐसा। गौर से सुनो, एंड गौर से सुनो, गौर सुनो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए? फेल। सर पेपर बहुत आसान था, फेयर वैल्यू लिख के आ गया, फेल। इन्वेस्टमेंट सुनो, मैं बताता हूं। एक बिल्डिंग है जिसकी जिसकी कीमत 100 रुपए हमारे मामू की है या हमारे ससुर की है। हमने अपने ससुर को कहा भाई कैश लो, 60 रुपए का दे दो। ससुर ने कहा ये लो 60 रुपए का, ले जाओ, बिल्डिंग तुम्हारी होगी लानती। अब मुझे एक बात बताओ सर, ये बिल्डिंग हमें कितने की पड़ी? इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? हमने कितने की खरीदी? बताओ, प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दें? प्रॉपर्टी को हम रिकॉर्ड करेंगे डे 1 पे, कॉस्ट को। किस पे? अब बताओ, गौर से सुनना। स्टैंडर्ड कहता है प्रॉपर्टी को जब रिकॉर्ड करना है जब उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो जाएं और उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई हो जाए। बंद कर लो, बंद कर लो, मना कर दो, कह दो इन क्लास जानू। जो वो वाली जेब में रखा ना, घर वालों को पता ना चले। छोड़ दो भाई, प्रेशर में ना डालो। चलो जी, अच्छा जी, चलो जी। अब सुनो 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 सुनो, बता रहा हूं बेटा, स्नेहा बता रहा हूं मैं, गौर सुनो। बताओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कब रिकॉर्ड किया जाता है? ये सवाल है एमसीक्यूज में 1-2 बैचेस पर जी। सर जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना प्रोबेबल हो जाए और उसकी कॉस्ट मेजरेबल हो जाए। अब बताओ, हमारे लिए सबसे अहम चीज क्या है? कॉस्ट आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करना? कॉस्ट आइडेंटिफाई करना। अब सुनो जरा दोस्त, और तो सुनना, ये कॉपी करना है। व्हेन का जवाब क्या है? व्हेन टू रिकॉग्नाइज, व्हेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल एंड कॉस्ट इज रिलायबली मेजरेबल। ऐसा। अब हमने क्या आइडेंटिफाई करना है? कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम किस चीज का जवाब दे सकें, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, पक्का जी? बड़े बड़े बच्चों आगे कर लो, शाबाश, जल्दी जल्दी। सर अगर एसेट की सिर्फ वैल्यू स्टोर के लिए, क्या मतलब? सेकंड पॉइंट, यानी उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाइबल हो, कॉस्ट मेजरेबल हो, कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सके। इसका जवाब फौरन आगे आ रहा है। सर अगर परचेज किया है और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए तो। भाई मुझे एक बात बताओ सर, गौर से सुनो, इस मोबाइल से मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिल सकते? यूज करके या बेच के, ऐसा ना? मुझे बताओ, ये मोबाइल मेरे पास है, इसका मतलब है मेरे पास ये 100% चांस है कि मैं इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकता हूँ। कैसे? या तो इस्तेमाल करके या बेच के। सर ये कैमरा मार्केट में इस वक्त पड़ा है किसी बंदे के पास, मेरे पास नहीं है, क्या मैं कह सकता हूँ इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे? नहीं। कब मिलना शुरू होंगे? तो आप खरीद लोगे तो आप कह सकते हो कि जी इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ले सकता हूँ इस्तेमाल करके या बेच के। मेरी चीज ही नहीं है, मैं बेचूंगा कैसे? ऐसा है या नहीं? अच्छा जी, सुने जरा दोस्त, सुनो 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 मेरे बच्चों, तैयार हो? अब हम जा रहे हैं पहले प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर, ठीक है? तैयार हो? मैं आइडेंटिफाई करने जा रहा हूं क्या चीज? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कॉस्ट में 5 चीजें ऐड होती है। कितनी? 5 चीजें। ठीक है जी, 5 चीजें आपने ऐड करनी सर कॉस्ट। नंबर 1,
परचेज प्राइस। क्या चीज? परचेज प्राइस। अज्यूम करो हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी 6 लाख रुपए की, एक बिल्डिंग खरीदी सर 6 लाख रुपए की, ये हमारी क्या है जनाब? परचेज प्राइस। अब गौर से सुनना, पाकिस्तान में और इवन इंटरनेशनली भी जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आम तौर पे आप किस बंदे की खिदमत लेते हो? वेरी गुड सर, ब्रोकर की खिदमत लेते हो। ब्रोकर क्या करता है? कमीशन लेने नहीं आता। ब्रोकर का काम क्या होता है? डील करवाता है। किससे डील करवाता है? आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए, वो आपको एक बंदा ढूंढ के दे देगा कि भाई इससे खरीद लो, और मैंने देखा सर आपकी डील कराई, कागजात आपके मैं सर वेरीफाई कर दूंगा कि पूरे हैं या नहीं है, ठीक है जी, पूरी आपको लीज करवा के दे दूंगा, ठीक है जी। एक हमने घर खरीदा, मालिक मकान हमारे सामने जिसने घर बेचना है, ठीक है, नया यूनिट उसने बनाया था, हम उससे खरीदने गए, कोई ब्रोकर नहीं है दरमियान में, हमने उससे सौदा किया, डील तय हो गई जी, 3 करोड़ रुपए आपने देने, मैंने कहा भाई हम 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, डील तय हो गई। उसने कहा ब्रोकर इन्वॉल्व कर लो, मैंने कहा कायदा ब्रोकर भाई, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? उसने कहा क्या नहीं करेगा भाई, निकाह पढ़ाएगा काजी, ये नहीं तो ताल्लुक हराम हो जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर मसला ये कि मैंने भी कभी घर बेचा नहीं है इस तरीके से, मुझे नहीं पता कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, लीज कैसे होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कहा आपस की बात है, मैंने भी कभी घर इस तरीके से डायरेक्ट नहीं खरीदा किसी से, हम ब्रोकर से खरीदते थे, वही सारी चीजें बना के दे देता। तो उसने कहा सर फिर एक काम करें, एहतियातन ब्रोकर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमने ब्रोकर को इन्वॉल्व कर लिया एक साइड से, दोनों ने जाके नहीं देखा, ब्रोकर एक बंदा ब्रोकर ले आया, वही ले आया। उसने क्या किया? लीज के डॉक्यूमेंट्स बनवाए, लीज करवा के दी, रजिस्ट्रार के पास लेके गया, हमने उसको पूरी डील के 3 लाख रुपए पे कर दिए। ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं इसको क्या नाम दूं? सर इसको स्टैंडर्ड ने ब्रोकरेज का नाम नहीं दिया, बल्कि क्या नाम दिया है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या चीज? गौर से सुनना सर, एक तो परचेज प्राइस, दूसरा सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर अज्यूम करो हमने ब्रोकर को दिए सर 6,000 रुपए, हमने कहा ब्रोकर भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो हमें गाइड कर दिया। गौर सुनना, खरीद लिया सर, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे कर दी। अब गौर तो सुनना सर, तीसरी चीज लीगल चार्जेस। देखो मेरे बच्चों, लीगल चार्जेस होते हैं 2 टाइप के, एक टाइप है कंसल्टेंसी चार्जेस, और दूसरा है हमारे पास सर कंसल्टेंसी चार्जेस है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास सर चार्जेस है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, जिसको हम कहते हैं लीगल वेटिंग। अच्छा जी, सुनो जरा दोस्त, सुनो मेरे बच्चों, आप एक लॉयर के पास जाओ, आप उसको कहो भाई मैं एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूं, ठीक है जी, गौर से सुनना यार, प्रॉपर्टी पे मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है यूबीएल बैंक, मैं खरीद रहा हूँ, खरीद लूं तो मसला तो नहीं है? क्या मांग रहा हूं मैं उससे? कंसल्ट कर रहा हूं मैं उसको कि खरीद लूं, तो यूबीएल का बोर्ड लगा हुआ है। उससे कहा यार ये तो देखना पड़ेगा यूबीएल ने क्यों बोर्ड लगाया। तो सर वो हमारे साथ गया, उसने पता कराया, तो पता चला जी वो प्रॉपर्टी यूबीएल ने किसी बंदे से पकड़ी हुई है, किसी बंदे को लोन दिया था यूबीएल ने, उस बंदे ने पैसे वापस नहीं किए, तो यूबीएल ने क्या किया? प्रॉपर्टी हड़प ली और उस पर बोर्ड लगा दिया कि ये मिल्कियत किसकी है? यूबीएल की है। तो मैंने कहा यूबीएल लेके क्यों नहीं जाता? उसने कहा यार क्या हो गया, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कैसे लेके जाएगा, बिल्डिंग तो यही रहेगी ना। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। तो मुझे कहा मैं खरीद लूं? उसने कहा नहीं आप ऐसे खरीद नहीं सकते इसको। क्यों? अब आपको जिस बंदा बेच रहा है उससे नहीं खरीदना, बल्कि किससे खरीदना है? यूबीएल से खरीदना है। तो मुझे बताओ, मैंने लीगल चार्जेस जो पे किए किसके पे किए? कंसल्टेंसी के। अब गौर से सुनना, हमने यूबीएल से खरीद लिया, डॉक्यूमेंट्स आए, हमने कहा ये ना हो कल जो ओरिजिनल ओनर है वो हमें पकड़ ले, यूबीएल के पैसे दे दे और हमें गालियां पड़े। तो यार कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लो इसके सही है नहीं है। तो हमने सर लॉयर को लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाए। वेटिंग करने का मतलब होता है रीड करना, वेटिंग करने का मतलब होता है एनालाइज करना, चीजों को रिव्यू करना। तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवा लिए, किससे? लॉयर से। सर लॉयर ने कहा बिल्कुल सही चार्ज देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है जी। अब बताएं सर, चाहे मेरे तीसरी चीज सर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ये क्या है सर? जब भी आप सर कोई घर खरीदते हैं तो आपको कुछ लीगल चार्जेस पे करने पड़ते हैं, नोटरी चार्जेस कहलाते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कहलाते हैं। इन सबको हम एक नाम देते हैं, क्या चीज? बताओ क्या क्या है इसके अंदर?
कंसल्टेंसी चार्ज है, ठीक है जी। फिर वेटिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंट उसको रिव्यू करवा लो। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट बनवा लो, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, नोटरी पब्लिक के, ये देखा ना आपने, अक्सर बात लिखा होता है नोटरी पब्लिक, वो एक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, यानी आप कोई चीज खरीदोगे बेचोगे तो आपको वहां से स्टैंप वगैरह लगवाने, गवर्नमेंट स्टैंप से हो। तो मुझे बताएं सर, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, स्टैंप पेपर के ऊपर एग्रीमेंट होगा, ये सारे एक एक नाम इनको दूं तो क्या नाम है इसका? आमतौर पर इसमें क्या क्या आएगा? कंसल्टेंसी चार्जेस और वेटिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के, डॉक्यूमेंट बनाने के, सर जो बाकी के लीगल ड्यूटीज हैं, चार्जेस हैं, ये सब मिला जुला के क्या बनता है? लीगल चार्ज बनता है। सर ये हमने पे किया है 15,000, ये पूरा ऐड कर दूं? हैं, पूरा ऐड कर दूं? हाँ सर, ये याद रखिएगा कि मैंने यहां पर कंसल्टेंसी चार्ज ऐड करवाया है। आप FAR 2 में आओगे, आप पढ़ रहे होगे कंसोलिडेशन, आप खरीद रहे होगे शेयर्स, मैं आपको कहूंगा कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं डालने। कब कहूंगा आपसे ये? FAR 2 में, जो जब आप क्या खरीद रहे होंगे, शेयर्स खरीद रहे होंगे, मैं आपको कहूंगा कंसल्टेंसी चार्जेस ऐड मत करना। यहां क्या कह रहा हूं, ऐड करो। वहां जाओगे, मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों शेयर्स की वैल्यू में ये ऐड नहीं होते। प्रॉपर्टी खरीदोगे तो लीगल चार्जेस में कंसल्टेंसी चार्जेस भी क्या करोगे? ऐड करोगे। अब बताओ मेरे बच्चों, हमने क्या क्या चीजें ऐड कर दी? ब्रोकर का चार्ज, लीगल चार्ज नहीं होता। ब्रोकर तो हम यार यहाँ बोल्टन मार्केट से उठाते हैं, को बंदा यहाँ से उठाते हैं, को खजूर बाजार से उठा लिया हमने, या क्या, कौन सी जगह ये पीछे जो यार बादराबाद से हम उठाते हैं, उसका लीगल से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो काम आपको करके दे रहा होता है वो और 50। देखो ये जो लीगल चार्ज है ना, ये बंदा कौन? ये एक टिपिकल लॉयर है, ठीक है जी। ये अपनी फी अलग लेगा कंसल्टेंसी के नाम से, बाकी जो लीगल चार्जेस पे कर रहा होगा ये अलग होगा। जो ऊपर वाला सर वो लीज वीज करवा के दे रहा होगा, ठीक है जी। आमतौर पर सर लीगल और ब्रोकरेज चार्जेस के अंदर कुछ चीजें ओवरलैपिंग हो सकती है, लेकिन हमने डिफरेंस तो रखना नहीं है, क्योंकि हम ये दोनों क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो मुझे बताओ सर, क्या क्या ऐड होगा? पहली चीज, दूसरी चीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तीसरी चीज लीगल चार्जेस इंक्लूड्स लीगल कंसल्टेंसी। ऐसा मशवरा ले रहे हो कि आप ये जमीन खरीदो या ना खरीदो, ये तब भी आप इसको क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे। सर गौर तो सुनना मेरे बच्चों। सर चौथी चीज, प्यारे बच्चों, चौथी चीज सर, अच्छे तरीके से देखना सर मेरे बच्चों, मुश्किल चीज करा रहा हूं, दिमाग हाजिर रखना। सर मैं पाकिस्तान के बाहर से ना एक प्रॉपर्टी के लिए दरवाजे मंगवा रहा हूँ। क्या मंगवा रहा हूँ? या टाइल्स मंगवा रहा हूँ, ऐसा। तो जब टाइल ला के लगाऊंगा उसके अंदर, तो वो भी क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी की कॉस्ट बन जाएगी, ऐसा। आप सर सामान मंगवाते हो पाकिस्तान से बाहर से बिल्डिंग बनाने का, अल्टीमेटली बिल्डिंग बनाते हो तो सारी कॉस्ट किसमें कैपिटलाइज हो जाती है? बिल्डिंग के अंदर, ऐसा है। सर मैंने ना पाकिस्तान के बाहर से टाइल्स मंगवाई, टाइल मंगवाई तो मुझे पड़ी सर से 14,000 रुपए की। गौर तो सुनना, जैसे ही पाकिस्तानी पोर्ट पे उतरी टाइल्स, सबसे पहले क्या पे करते हैं? क्या पे करते हैं सर? हम पे करते हैं सेल्स टैक्स। क्या पे करते हैं भाई? सेल्स टैक्स तो बेचने पे होना चाहिए, हम तो परचेज करके ला रहे हैं टाइलें, ये कौन सा सेल्स टैक्स जी? याद रखिएगा, सेल्स टैक्स हमेशा बायर पे करता है। किसको देता है? जो हमें गुड्स बेच रहा होता है, ऐसा है। आप अगर कोई चीज खरीदते हो जाके, सेल्स टैक्स आप पे करते हो या रिसीव करते हो? मुझे बताओ, कभी साबुन खरीदा उस पर लिखा होता है सेल्स टैक्स, कभी कोल्ड ड्रिंक खरीदी उस पर लिखा होता है सेल्स टैक्स, आप पे कर रहे होते या रिसीव कर रहे होते? तो बताओ सेल्स टैक्स पे कौन करता है? बायर पे करता है। किसको पे करता है? किसको पे करता है? सेलर को। इधर सेलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ी है, मैं तो बाहर से चीज लेके आया हूं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझसे सेल्स टैक्स क्यों चार्ज कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहता है तुम बड़े हरामखोर हो। हमने कहा वो क्यों? उसने कहा तुम जाके इसको आगे बेचोगे तो आगे एक बायर खड़ा होगा, वो तुम्हें पैसे देगा, तुम उससे सेल्स टैक्स चार्ज करोगे। ऐसा है या नहीं? भाई अगर एक चीज में पाकिस्तान लेकर आता हूं, मैं उसको बेचता हूं तो मैं सेलर हूं, जो बायर खरीद रहा होगा वो मुझे क्या पे करेगा? तो सर मैंने आगे पहले से सेल्स टैक्स पे करना है ताकि मैं दूसरे से सेल्स टैक्स रिसीव कर सकूं। तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सेल्स टैक्स पे करते हैं। से मिसाल के तौर पर 2,000 सेल्स टैक्स पे कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें क्या कहेगी? बेटा आपने घबराना नहीं है। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जब आप आगे चीजें बेच रहे होंगे तो अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स रिकवर कर लेना। अपने कस्टमर से सेल्स टैक्स रिकवर, जो आपने अभी मुझे दिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है जब आप इन चीजों को बेचने जाओगे, आप अपने कस्टमर से पैसे लेना, अपनी जेब में डाल देना 2,000।
मुझे मत देना, आप मुझे भी दे दो। तो बताओ हमने जो सेल्स टैक्स पे किया ये हमें वापस मिल जाएगा आगे जाकर? किससे मिलेगा? हम जिनको चीजें बेचेंगे उनसे मिल जाएगा। ऐसा ऐसा है। तो जो सेल्स टैक्स में पे कर रहा हूं क्या वो एक रिकवरेबल टैक्स है या नहीं है? यस सर है रिकवरेबल टैक्स। ऐसा क्या ये जो मैं पे कर रहा हूं बाद में मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? सर मुझे एक बात बताओ, सेल्स टैक्स रिकवरेबल टैक्स है? बिल्कुल सर। जैसे ही हमने सेल्स टैक्स पे किया, और सुनो, हमने ट्रॉली में सामान डाला, हम बाहर लेके जाने लगे, गवर्नमेंट ने कहा रुको। हमने कहा आप क्या देना है? उसने कहा इनकम टैक्स। मैंने कहा मनुष्यों इनकम टैक्स में इनकम लगा हुआ है, इनकम पे टैक्स होता है ना, अभी तो मैंने खरीदी है, अभी से कैसे टैक्स काट रहे हो? उसने कहा नहीं, तुम बेच के ना नजर भी नहीं आओगे, तुम नजर भी नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे टैक्स देने। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम टैक्स देता हूं। उसने कहा यार नहीं। उसने कहा ये वही बात कर रहे हो कि अमेरिका ने जब एटम बम बनाया उसने कहा हम अमन के लिए बना रहे। ठीक है जी, तो कोई अमन के लिए नहीं, कोई तुम वहां हाथ ही नहीं आओगे, तुम बेचोगे बोल्टन मार्केट में, तुम्हारी दुकान है, कौन पूछने आएगा तुम? हमने कहा अच्छा तो फिर? उसने कहा एक काम करो 3,000 रुपए इनकम टैक्स दो। मैंने कहा अच्छा फिर? उसने कहा अब जाके इसको बेचो, अगर तुम्हारी इनकम बनी उस पर टैक्स बना ज्यादा, से मिसाल के तौर पर मैंने इसको बेचा, मुझे 5,000 रुपए का टैक्स देना पड़ा, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है तुम उसमें से क्या करना, 3,000 रुपए अपनी जेब में डाल देना, मत देना, 2,000 रुपए हमें दे देना। इसका मतलब है सर ये जो मैं इनकम टैक्स आज पे कर रहा हूँ, फ्यूचर में जो मेरी टैक्स लायबिलिटी बनेगी, फ्यूचर में जो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, मैं उसमें से 3,000 रुपए रोक के बाकी का टैक्स दूंगा। ऐसा? तो मुझे बताओ ये कौन सा टैक्स है? ये है टेक्निकली एक एडजस्टेबल टैक्स। कौन सा? एडवांस टैक्स या एडजस्टेबल टैक्स। एडवांस में दे दिया हमने, वापस मिलेगा। हाँ हाँ, टेक्निकली आगे जाके जब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो टेक्निकली वापस मिल गया। आगे हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है ज्यादा, हमने इसको बेचा 7-8 हजार की टैक्स लायबिलिटी बन रही है, कितने पैसे दूंगा मैं? 3,000 काट के। ऐसा है कि नहीं? तो भाई अल्लाह के बंदो, आज आपसे जैसे आप ARTT पहुंचे एडमिशन लेने के लिए, गेट पे ही आपसे 2,000 रुपए ले लिए गए, मिसाल दे रहा हूँ, गार्ड ने आपसे 2,000 ले लिया, आपने कहा क्यों? उसने कहा भाई पैसे आपको यही देने 2,000, नहीं लेना होगा एडमिशन वापस कर देंगे। एडमिशन लेना होगा 2,000 रुपए इसमें क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। किसी जमाने में ये जो पोर्ट ग्रैंड नया नया बना था, एक जमाने में मैं गया तो मैंने टिकट खरीदी, 400-500 रुपए की टिकट थी, तो मैंने कहा सब अंदर जाने के 400 रुपए। उसने कहा नहीं सर, आप अंदर जाके टिकट में जो अमाउंट है वो यूज कर सकते हो। अच्छा, मैंने जाके अंदर खाना खाया 2-1,500 रुपए का, तो मैंने क्या किया, वो टिकट इस्तेमाल कर ली। तो जो मैंने पैसे गेट पे किए थे वो एडजस्टेबल पैसे थे या नहीं थे? तो मुझे बताओ जो इनकम टैक्स दे रहे हो वो एडजस्ट हो जाएगा या नहीं? सेल्स टैक्स रिकवर हो जाएगा, इनकम टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा गौर से सुनना। फिर मैंने ट्रॉली निकाली आगे, फिर आ गया एक पुलिस वाला, उसने कहा सही रुके। मैंने कहा जी बोले। उसने कहा कस्टम ड्यूटी आपका बाप देगा। मैंने कहा यार पीछे भी हमने दिए, ये भी हम देंगे, हमारा बाप क्यों देगा यार, बताओ कितना ही? उसने कहा 4,000। मैंने कहा यार देखो, सेल्स टैक्स मैंने पे किया, मैं अपने कस्टमर से रिकवर कर लूंगा, इनकम टैक्स मैंने पे किया, वो आगे जाके किसी पॉइंट पे मैं एडजस्ट कर लूंगा, कस्टम ड्यूटी भी वो मिल ही जाएगी ना, एडजस्टमेंट तो हो ही जाएगी ना। तो उससे मैं कंधे पे हाथ रखा, कहता ये पोर्ट आप देख रहे हो कितना खूबसूरत बना हुआ है, मेरा यूनिफॉर्म आप देख रहे हो कितना जबरदस्त इस्त्री हुआ हुआ है, और आप देख रहे हो मैं खाते पीते घर से आ रहा हूँ, मेरी तनख्वाह भी मुझे गवर्नमेंट देती है, ये पूरा पोर्ट, ये हमारी तनख्वाहें, ये आपकी इस कस्टम ड्यूटी से मैनेज होते हैं। तो अगर हम ये आपको वापस कर देंगे तो हम क्या रेगिस्तान में काम करेंगे? तो मैंने कहा आप ये कह रहे हो कि ये वापस नहीं मिलना है। उसने कहा ये नहीं मिलना। अब मुझे बताओ मैंने कितने टैक्सेस पे किए, कितने मुझे वापस मिल जाएंगे? एक वापस। सर यही वाला पार्ट आपने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना है, जो टैक्स आप पे कर रहे हो और आपको वापस नहीं मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि चौथे नंबर पे कौन सी चीज, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस। ऐसा नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस। बताओ हमने कितनी चीजें पढ़ ली? परचेज प्राइस दूसरे नंबर पे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तीसरे नंबर पे, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस इंक्लूड्स कंसल्टेंसी चार्जेस, और नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस। कौन से? नॉन रिफंडेबल। अब बताओ अगर मैं आपको एक सवाल दूं, करके दोगे? अच्छा एक बात बताओ, सेल्स टैक्स रिफंडेबल होता है, टेक्निकली रिकवरेबल होता है, एग्जामिनर कहे कि नहीं है तो
आप मान लोगे नहीं है? एग्जामिनर का इनकम टैक्स जो हमने पे किया वो नॉन रिफंडेबल है, आप मान लोगे? हाँ भाई, एग्जामिनर बादशाह है, वो कहता है ना जज, वो सुना ना तुमने? हाँ, वो कहता है जज साहब फाड़ दो ये किताबें हैं, वो कहता है वो जज है, ठीक है जी, वो आपके साथ गलत कर देगा कुछ, ऐसा सुना ना आप लोगों ने? माशाल्लाह, अच्छे लोग जी। गवर्नमेंट के पास जाएगा, मेरी जेब से निकला है वापस आएगा या नहीं आएगा, ये देखना है आप। अगर मेरी जेब में पे किया हुआ टैक्स वापस आ रहा है तो मैं उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल देंगे। मैं मिसाल के तौर पे सुनो गौर से, भाई एक टैक्स है जो मुझे वापस मिलता है, ये मैंने पानी की बोतल खरीदी, इस पर मैंने 10 रुपए का सेल्स टैक्स पे किया, मिसाल दे रहा हूं, ये मैं आपको बेच रहा हूं, आपसे मैंने 12 रुपए का सेल्स टैक्स रिसीव किया, 2 रुपए मैं गवर्नमेंट को दूंगा, 10 रुपए अपनी जेब में डाल दूंगा। बताओ मेरी जेब से सेल्स टैक्स कितना गया? कुछ भी नहीं, 10 गए थे, 10 रुपए मैंने रिकवर कर ली। आपको कितने देने पड़े सेल्स टैक्स? उर्दू जुबान में दोबारा, मैंने खरीदा, कितने सेल्स टैक्स पे किया? 10। तमाम लोग सुन रहे हैं कितना? 10 रुपए का मैंने सेल्स टैक्स पे किया, ये मैंने पानी की बोतल खरीदी, इस भाई को मैंने बेचा, इससे 12 रुपए का सेल्स टैक्स रिसीव किया। क्या करूं 12 रुपए का? 10 रुपए अपनी जेब में डालें, 2 रुपए गवर्नमेंट को दे दें। बताओ मेरी जेब से कितना सेल्स टैक्स गया? जीरो, जीरो। 10 पे किए थे, 10 क्या कर लिए? रिसीव कर लिए। आपने कितने पे किए? आपने अभी कितने पे किए मुझे? 12 रुपए। गवर्नमेंट के पास कितने गए अब तक? 12, 12, 12। 10 पहले गए थे, 2 बाद में गए, ऐसा सारा सेल्स टैक्स किसने पे किया? मैंने नहीं पे किया। इसने आगे बेचा 15 रुपए में। वेरी गुड सर। दोबारा, तमाम लोग, भारी अकल, मोटी अकल, छोटी अकल, सब, ये मैंने बोतल खरीदी, इस पे 10 रुपए का सेल्स टैक्स पे किया, मेरी जेब से पैसे गए, कितने गए? किसको दिए मैंने? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। अज्यूम करो उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी। डन। ये बोतल मैंने आगे बेची, इतने में बेची कि 12 रुपए का सेल्स टैक्स रिकवर कर लिया। मैंने पे कितने किए थे? रिकवर कितने किए? मैंने 10 रुपए जो पे किए थे अपनी जेब में डाल दिए। मैंने कहा यार ये मैंने सेल्स टैक्स दिया था, ये वापस आ गया। 2 रुपए जो ओवर एंड अबव थे उसका क्या किया मैंने? वो गवर्नमेंट को दे दिया। ऐसा। अब बताओ सर, गवर्नमेंट को अब तक कितना सेल्स टैक्स मिल चुका है? 12। मेरी जेब से कितना गया? जीरो। ये कौम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रही है। और सुनो, ये है अहमद रजा, बेटा गौर से देखो, डायग्राम से समझो जी। जी जी, अब ये नहीं पूछना इसकी दूसरी टांग कहाँ है, ठीक है जी, नहीं तो जवाब बहुत खराब मिलेगा आपको। यहां देख लो, इधर बोर्ड पे देखो। सर मैंने जो है ना एक बंदे से गुड्स खरीदी, और तो सुनना, और मैंने सर मिसाल के तौर पर सेल्स टैक्स पे किया 10 रुपए का। कितने का? खरीदने पे सेल्स टैक्स पे करते, 10 रुपए का पे कर दिया। अच्छा, मैंने, नाम क्या दोस्त तुम्हारा? मोहसिन। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने गुड्स मोहसिन को बेची, अगर ये मुझे इजाजत दे दे। मैंने गुड्स बेच दी किसको? मोहसिन को। मोहसिन से मैंने रिसीव कर लिया 12 रुपए। कितने? 12। जब आप किसी को गुड्स बेचते हो, आप सेल्स टैक्स उससे रिकवर करते हो। डन। हमने कितने पे किए थे? 10। रिकवर कितने कर लिए? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा यार बड़े आरामखोर हो, ज्यादा रिकवर कर लिए, दिए हमें कम थे, तो एक काम करो 2 रुपए और दो। तो मैंने क्या किया? 2 रुपए गवर्नमेंट को और दे दिए। ऐसा। बताओ मेरी जेब से कितना सेल्स टैक्स पे हुआ? जीरो। क्यों? मैंने 12 रिसीव किए और 12 ही आगे दे दिए। ऐसा। 10 पहले दिए थे, 2 बाद में दे दिए। तो बताओ सेल्स टैक्स मैंने पे किया? कुछ नहीं। सारा सेल्स टैक्स किसने पे किया? मोहसिन ने। अच्छा, मोहसिन ने पकड़ा सलाउद्दीन को, सलाउद्दीन को गुड्स बेची, सलाउद्दीन ने 15 रुपए का सेल्स टैक्स पे किया। अब बताओ मोहसिन क्या करेगा? 12 रुपए अपनी जेब में रखेगा और 3 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा। ऐसा। तो बता गवर्नमेंट को कितना सेल्स टैक्स रिसीव हो गया? 15। 12 मुझसे रिसीव हुए थे, 3 मोहसिन से रिसीव हो गए। बताओ अल्टीमेटली मोहसिन के जेब से कितने पैसे गए? सेल्स टैक्स जीरो। सारे पैसे किसने पे किए? सलाउद्दीन ने पकड़ा अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन है अल्टीमेट कंज्यूमर, ये आगे बेचेगा नहीं, ये उसको यूज कर लेगा। अलाउद्दीन ने दिए 20 रुपए का सेल्स टैक्स, तो सलाउद्दीन ने क्या किया? 5 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, 15 रुपए अपने पास रख दिया। अब बताओ सारा सेल्स टैक्स गवर्नमेंट पाकिस्तान को कितना मिला? 20 रुपए। और सारा नजला किस पे गिरा?
अलाउद्दीन पे। अलाउद्दीन अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो बताओ सेल्स टैक्स कौन पे करता है? अल्टीमेट कंज्यूमर पे करता है। ऐसा दरमियान में जितने लोग काम करते हैं कोई सेल्स टैक्स पे। इसलिए मुझे बताओ, जब टैक्स बढ़ता है तो हम गालियां दे रहे होते हैं ना यार, इनडायरेक्ट यानी सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, तो सेल्स टैक्स का अल्टीमेट बर्डन किस पे आता है? कस्टमर, कंज्यूमर, उसके नाम में क्या है? मर। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो आपने सेल्स टैक्स पे किया ये वापस मिल जाएगा? हाजा अल चरसियों, ये 2000 का सेल्स टैक्स जो हमने पे किया है किसी न किसी पॉइंट पे वापस मिल जाएगा? हाँ हाँ, हम आगे बेचेंगे चीज तो वापस मिल जाएगा। इनकम टैक्स वापस मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। कस्टम ड्यूटी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब बताओ सर, कौन सा टैक्स नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल है? कस्टम ड्यूटी। व्हाट इफ के एग्जामिनर कहे कि सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल है, तो हम उसको भी कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। किस बंदे के लिए सेल्स टैक्स नॉन रिफंडेबल होता है? अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए। ऐसा वो आगे किसी को चीज बेच नहीं रहा होता तो उसको अल्टीमेटली इसका क्या पड़ता है? हिट पड़ता है। अब बताओ जी, कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? शाबाश, परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लीगल चार्जेस इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी चार्जेस, और सर नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्स। ऐसा। आओ मेरे बच्चों, मुझे एक सवाल करके दो। जी मेरा बच्चा। देखो, हर चीज जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही रिकवर होती है, चाहे वो किसी भी नेचर में देख लो। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सिंपली कंज्यूमर से रिसीव होंगे, वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है जी। अदरवाइज कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिसीव करने आपने कंज्यूमर, जैसे सेल्स टैक्स है। तो जब जब आप बेचोगे आप बोलोगे भाई सेल्स टैक्स के पैसे अलग दो, गुड्स के पैसे अलग दो। ठीक है ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए आज तक? सभी गए होंगे ना? हाँ, आप जाओ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, वो आपसे क्या चार्ज करेगा? आप क्या आगे चार्ज कर सकते हो किसी से? क्यों भाई? हम तो खाना खा के उठ गए ना, अब क्या करें, क्या बेचें जाके लोगों को? हैं? तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है वो इफेक्टिवली सेल्स टैक्स का बर्डन उठा रहा होता है। ठीक है जी। हम एक दफा शीशा पीने गए कोई 2-2.5 साल पहले, ईद वाले दिन। तो नहीं, उस जमाने में इतनी सख्ती नहीं थी, 3-4 साल हो गए तक। ऐसे मौलवी बन रहे हो हरामखोरो। जब भी मैं शीशे पे जाता हूँ 4-5 स्टूडेंट जरूर उल्टा करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे आप यहाँ रोसाडी जाओ या प्रांजो जाओ, कोई ना कोई आपको मिलेगा। ठीक है जी। ना ना ना, अब मेरी सोबत में भाई ऐसी ने अडॉप्ट नहीं करो। ठीक है ना? अब वो शीशा पीने गए तो उसने सेल्स टैक्स का वो निकाल के दे दिया। अच्छा, मैंने सर तारिक को फोन कर दिया, उस वक्त तो एसआरबी में थे। तो मैंने कहा सर, ये को बंदा अगर सेल्स टैक्स काट रहा हो तो क्या सबूत है कि वो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है? उसने कहा आप उससे सर्टिफिकेट मांग ले, वो तो डिस्प्ले करना लाजमी है। अच्छा, हम नीचे, हमने कहा भाई वो सेल्स टैक्स का सर्टिफिकेट किधर है? उसने कहा किस चीज का? हमने कहा रजिस्ट्रेशन का। भाई आप सेल्स टैक्स काट रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी दोगा। तो उसने कहा यार वो तो नहीं है। हमने कहा फिर ये तुम सेल्स टैक्स जमा कहाँ करते हो? उसने कहा ये तो बॉस को पता होगा। हमने कहा बुलाओ बॉस को, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक है ना? तो वो मैनेजर आ गया। हमने कहा भाई एक सेकंड, ये क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा आप कौन है? मैंने कहा हम कमिश्नर है इनकम टैक्स, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ठीक है जी। मैंने कहा इसको मैं क्यों बोलूं कि तारिक तुनियो साहब मेरे भाई हैं, वो कमिश्नर? मैंने कहा हम खुद है। ठीक है जी। मैंने कहा एसआरबी का कमिश्नर हूं मैं। यार किस खाते में टैक्स काट रहे थे? उसने कहा सर आप टेंशन क्यों लेते, आप नहीं दें। ठीक है जी। आप क्या टेंशन ले रहे सर, नहीं दें आपको, मसला थोड़ी है। हैं? नहीं नहीं, शीशे के पैसे दिए हम। 2 दफा मैंने शीशे के पैसे नहीं दिए। एक दफा रोसाडी पे शीशा पी रहा था, छापा लग गया। ठीक है जी। छापा लगा, हम छुप के निकल गए। खाना भी खाया था, शीशा भी पिया था, पैसा कोई नहीं दिया हमने। अल्लाह माफ करे, बड़े पाप किए ऐसे। ठीक है जी। दूसरी दफा हम शीशा पी रहे थे, मैं सामने एक लॉयर बैठे थे, आप में से किसी ने शायद पढ़ा भी उनसे, मोइज अहमद नाम है उनका। अच्छे बड़े कॉर्पोरेट लॉयर है, टीएसए में पढ़ाते थे पहले, लॉ पढ़ाते। अब चले गए, अभी पढ़ाते हैं, बिल्कुल चले गए। अच्छा, वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे, उनको दावत और दी थी, मैं उनके साथ बैठा थी रोसाडी के ऊपर। वो शीशा पी रहे थे, पुलिस वाले आ गए। अब मैं शीशा छोड़ दिया, साइड पे रख दिया।
उसने कहा ये आपका है, मैंने कहा नहीं। उसने कहा आपके पास पड़ा है, मैंने कहा टेबल भी मेरे पास पड़ा है, मेरा थोड़ी है। क्या बात है, ठीक है, हम अपने मोबाइल में लग गए। उन्होंने वहां से जितने लोग थे सबको उठा के भगा दिया, शीशे वीशे उठा के ले गया, हमारा भी ले गया। हम खामोशी से बैठे रहे। मैंने मोहिश को बोला क्या करना है, कहता चल यार उठते हैं। मैं और वो उठ के निकल गया, पैसे भी नहीं दिए हमने, खामोशी से शीशा भी हमने अच्छा खासा पिया था। अच्छा, ये इनकम टैक्स कैसे एडजस्ट होता है, सुनो जरा गौर से। मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप कभी कभी, अच्छा पहले काम करो, सवाल सॉल्व कर लो। ये क्या, मैं इसको रीड करूं? ये कह रहे जनाब एबीडी लिमिटेड अक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर रेंटल इनकम। है जी, रेंटल इनकम मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किस तारीख को खरीदा आपने? 1 जनवरी को। द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ऑन द एक्विजिशन। 7,80,000 परचेज प्राइस, ब्रोकरेज, अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन एंड वेटिंग चार्जेस हैं, नोटेशन चार्जेस हैं, नोटरी पब्लिक के भी लीगल चार्जेस में आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, ये है एडवांस। ठीक है जी। अब गौर दोस्तों, गौर सुनो, एक छोटी चीज और सुन लो, एक छोटी चीज और सुन लो, सुनो 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 सुनो, यहाँ 5वीं चीज ऐड कर लो। क्या चीज? एक बात बताओ, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं 2 टाइप के। आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, कुछ टैक्स होता है जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है सिर्फ एक्विजिशन पे, कब आप दे दो। कुछ प्रॉपर्टी टैक्स है एनुअल, हर साल देने आपने। प्रॉपर्टी में कौन सा ऐड करें सर? जो एक्विजिशन वाला है, जो एनुअल टैक्स है वो हर साल पे करना है, वो प्रॉपर्टी की कॉस्ट में नहीं डालना। ऐसा? अब बताओ हमारे पास लिस्ट क्या हो गई? परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लीगल चार्जेस इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी, नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, और एक्विजिशन पे जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया वो। जो एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपने कंसिडर। अब बताओ सर, यहां पर कौन सा एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स है? ये वाला एडवांस वाला, नीचे वाला। सर मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू बताएं, शाबाश। चलो जी, 8,23,000। चलो जी, ये वाला भाई हमें बताएगा। हो गया? हाँ। अच्छा भाई, अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं हो तो मुझे बता दें, मेरे पास पड़े 3-4 में दे दूं यहाँ से। हैं? सबके पास है? किसी के पास नहीं है तो बता दो, यहाँ पड़े हुए थे, भूल जाते बच्चे। दे देता हूँ, ले लो, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, हमें गुनाह मिलेगा। देखो, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टैक्स है एक छोटा सा जो आप पे करते हो। ठीक है जी। आप कभी कोई चीज खरीदते हो ना, तो वो कहता है कि जी जाके किसी नोटेशन वाले से इसको नोटिफाई करवा लो, एक गवाह बना लो कि जी मैंने खरीदी है चीज। ठीक है जी। हाँ। एक्साइज ड्यूटी आमतौर पे चीजें खरीदने पे, छोटे एसेट्स खरीदने पे आती है। कस्टम और एक्साइज में बहुत फर्क है। कस्टम लोकल परचेज पे भी लगती है, एक्साइज लोकल पे भी लगती है, कस्टम सिर्फ इंटरनेशनल पे लगती है। चलो जी, इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। हो गया? बताओ मेरे बच्चों क्या क्या है इसके अंदर? जी सर मेरे पास परचेज प्राइस, परचेज प्राइस कितना? 7 लाख। फिर जी ब्रोकरेज कितना जी? 20,000। फिर मेरे बच्चों डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 10,500। फिर नोटेशन, यानी सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने पैसे पे किए, कितने? फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस कौन से वाला? 6,000। टोटल करो तो 8,23,000। ऐसा? कौन सी कॉस्ट आपने प्रॉपर्टी में नहीं डालनी, इसकी लिस्ट में 7 चीजें, अगर ये कॉपी कर लो तो हम वो शुरू करें। जो कॉस्ट में आपने क्या करने नहीं डालने। हमारे पास टाइम कितना है? 20 मिनट है ना हमारे पास। ठीक है जी, ये कॉपी कर लो, शाबाश जी मेरा बच्चा, शाबाश जी। 1 मिनट बच्चे का सवाल सुनने दो। हाँ 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 हाँ। नहीं क्यों बनेंगे, वो तो आप पे कर रहे हो अपनी इनकम पे ना, उसका प्रॉपर्टी से ताल्लुक थोड़ी है। तो आपने अपनी इनकम पे टैक्स पे किया ना, आप तो 10,000 और काम कर रहे हो। ये वाला टैक्स हमसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोका इसलिए था कि उसको डर था कि हम आगे टैक्स पे ना करें।
ये पूरे के पूरे 5,000 रुपए में से 1 रुपए भी प्रॉपर्टी में कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स प्रॉपर्टी के खरीदने पे नहीं है बल्कि किस पे, इनकम के अर्न करने के ऊपर। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, अजीज, हाँ हाँ, देखो आमतौर पे अगर आप एक मशीन खरीदते हो और सेल्स टैक्स पे करते हो, तो जब आप गुड्स बेच रहे होते हो ना, आप वहां से सेल्स टैक्स रिकवर कर सकते हो। अल्टीमेटली वो बंदा सेल्स टैक्स का हिट बर्दाश्त करता है जिसके आगे कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं करनी। आप साबुन खरीदते हो, उससे कोई टैक्सेबल एक्टिविटी तो नहीं करनी ना आप, तो आपका वो टैक्स खत्म। आप कहते हो जी मैं, मेरा बर्डन है। व्हाट इफ के मैं साबुन खरीदता हूँ, आगे मैं जो है ना वो मकई बेच रहा हूँ, तो मैं वहां एडजस्ट कर सकता हूँ सेल्स टैक्स। आप अभी इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको और क्लियर अंदाजा हो जाएगा। ठीक है ना, और कोई सवाल है तो हम आगे बढ़े जी। यार 1 मिनट दोस्त, बातें नहीं बिल्कुल भी क्लास में जी। हाँ, आपने सेल्स टैक्स रिकवर कर लिया ना हमने, बिल्कुल दिया। कस्टमर से गुड्स बेच के रिकवर कर लिया तो बिल्कुल कर लिया, तो फिर आप मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करोगे। ठीक है जी, आप ऐड नहीं करोगे। अगर आपने मशीन खरीदने के बाद आगे कोई टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं की ना, तो फिर आप सेल्स टैक्स मशीन की कॉस्ट में ऐड करो, दोनों का सेल्स टैक्स रिकवर करो। जनाब सर ये नोटेशन चार्जेस प्लीज दोबारा बता रहे हैं। देखो बात सुनो, आप अक्सर बेशतर सिटी कोर्ट में जाते हो ना, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स नोटिफाई करवाने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस देखता है और एक स्टैम्प मार के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे आपसे कुछ पैसे ले लेता है। ठीक है जी, तो हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जाके नोटिफाई करवाते हैं। सर नोटरी पब्लिक वाले को जाके पैसे देने के चेक कर ले भाई, और वो एक स्टैम्प मार के आपको क्या करता है, आपसे पैसे चार्ज कर लेता है। तो ये पैसे आपको पे करने हैं, ये टेक्निकली एक गवर्नमेंट टैक्स है, ड्यूटी है ऐसा। चलो जी प्यारे बच्चों, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सुनो 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 सुनो, कौन कौन सी कॉस्ट लिस्ट याद है? देखो मैं फिर एक बात बता दूं, ये भी छोटी छोटी चीज जब बड़े बड़े सवालों में आएगी ना, याद नहीं आ रही होगी। व्हेन टू कैपिटलाइज, when to capitalize, when economic benefits are probable, when economic benefits are probable and cost is reliably। cost कैसे मेजर होती है सर? 5 चीजें ऐड करनी है, परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लीगल चार्जेस, सर उसके बाद हमारे पास नॉन रिफंडेबल नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस और वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा। अब आगे आओ जरा दोस्त, क्या चीज आपने कॉस्ट में ऐड नहीं करनी? नंबर 1 स्टार्टअप कॉस्ट। गौर से सुनना, स्टार्टअप कॉस्ट में 4 चीजें आती हैं। ठीक है, आमतौर पे मैं स्टार्टअप कॉस्ट एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ जाता था। ठीक है जी, क्योंकि मैं इसको पढ़ाऊंगा फाइनल लेवल पे, तो आपने सुनना भी वैसे ही है। सर स्टार्टअप कॉस्ट में 4 चीजें आती हैं। नंबर 1, गौर से सुनना सर, नंबर 1 आता है हमारे पास सर बिजनेस प्लानिंग कॉस्ट। नंबर 2 रिसर्च कॉस्ट, इनिशियल मार्केटिंग, प्री प्रोडक्शन, सर पोस्ट प्रोडक्शन मार्केटिंग, ब्रैकेट में लिखो प्री इनकम। ये 4 चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल। ठीक है, क्या चीज है जो आपने कॉस्ट का पार्ट नहीं बनानी? खर्चा तो किया लेकिन प्रॉपर्टी में नहीं डालना। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों सुनो जरा दोस्त, हम बनाने जा रहे हैं एक बैरियर टाउन टाइप की हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है जी, गौर से सुनना, जब आप बनाने जाते हो बैरियर टाउन टाइप की हाउसिंग सोसाइटी, तो आप क्या करते हो, पहले रिसर्च करते हो वहां जाके। ठीक है जी, वहां की मट्टी वट्टी उठा के चेक करते हो इधर कितने फ्लोर की बिल्डिंग बन सकती है, सारी जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस देखते हो कि इधर क्या क्या हो सकता है। गौर से सुनना, ये सारी स्टार्टअप कॉस्ट, ये सारी इनिशियल रिसर्च कॉस्ट आप प्रॉपर्टी में नहीं डालोगे। क्यों?
भाई ये किसी एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट थोड़ी है, इसके बाद तो पता नहीं यहाँ कितनी बिल्डिंग हम बनाए, मे भी बनाए मे भी नहीं बनाए। ठीक है जी, तो सर स्टैंडर्ड कहता है ये किसी एक प्रॉपर्टी के साथ मखसूस कॉस्ट नहीं है। और सर ये ऐसा भी नहीं है कि आपने रिसर्च की में भी आपको पता चला इधर हाई राइज बिल्डिंग नहीं बन सकती है, तो आप क्या करोगे, बनाओगे नहीं प्रॉपर्टी। तो मुझे बताओ सर मुझे कॉस्ट क्या करनी है, इमीडिएटली एक्सपेंस आउट। क्या करनी है, अब बताओ सर अगर मैं जाके किसी जगह रिसर्च एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे उस कॉस्ट को क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। दूसरा, रिसर्च हमारी कामयाब हो गई, हमने सोचा कि एक काम करते हैं, एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कि हमें इधर इस बैरिया हाउसिंग सोसाइटी में कितनी बिल्डिंग्स बनानी है, कितने लोग हायर करने हैं, एक बिजनेस प्लान बन रहा है। कौन बना के देगा बिजनेस प्लान आपको, कौन बना के देगा, इंजीनियर बना के देगा। वेरी गुड, इस बात पे आपको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, तोप पे बिठा के। ठीक है जी, सुन यहां देखो, वेरी गुड यार अब्दुल्ला अब्दुलरहमान, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, वेरी गुड। अब सुनो सुनो सर, मैंने एक बिजनेस प्लान बनवाया, मैंने बुलवाया सर फर्गसन वालों को, पीडब्ल्यूसी ऑडिट फर्म जानते हो आपने, इस टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद ऑडिट फर्म में जाना। ठीक है, ऑडिट फर्म पाकिस्तान में बड़ी ऑडिट फर्म्स, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल बड़ी ऑडिट फर्म्स चार है, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई और यूसुफ आदिल नहीं होए, डेलॉइट, यूसुफ आदिल। ठीक है जी, यहाँ देखें यूसुफ आदिल फारिक फर्म है। ठीक है जी, सुनो चार बड़ी फर्म है, कौन कौन सी, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई और डेलॉइट। डेलॉइट पाकिस्तान से जा चुकी है। ठीक है, डेलॉइट चली गई। तीन फर्म है पाकिस्तान में, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी और ईवाई। हमने पीडब्ल्यूसी वालों को बुलाया, हमने कहा हमने बिजनेस प्लान बनाना, आप हमें हेल्प करें। उन्होंने क्या किया, हम उसको अजम्पशंस बताते रहे, इंशाल्लाह ताला ये बैरिया टाउन कराची के करीब है, हम यहाँ से एक रोड लेकर आएंगे, बैरिया टाउन में उतारेंगे, कराची से 20 मिनट का फासला हो जाएगा बैरिया टाउन का, इधर इतने करोड़ लोग आएंगे, इतने लाख बिल्डिंग्स बनेंगी, इतने अरब रुपए आएंगे। इसका तरह हिसाब किताब बनाओ, प्रॉफिट में है या नहीं। वो हमारी सारी अजम्पशन सुन के क्या करते हैं, प्रॉपर बिजनेस प्लान आपको बना के देते हैं। मुझे बताओ इस बिजनेस प्लान की वैल्यू मैं अपनी प्रॉपर्टी में ऐड करूं, और नहीं भाई इसमें तो पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज बनेंगी, किसी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग से रिलेटेड थोड़ी है ये, तो क्या करें हम उसको, नहीं करें, एक्सपेंस आउट करें सर। फिर सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, फिर सर आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे ऐड आते, गुलिस्तान जौर से 5 किलोमीटर के फासले, शानदार लोकेशन है, 5 कमरों की लग्जरी फ्लैट, ऐसा जिम के सैमा टावर, पता नहीं कौन कौन से, ये याद है सर ये। अच्छा बिल्डिंग भी नहीं बनी अभी, खंडर है उधर, आपको तस्वीरों में सैमा टावर दिखा दिया, गाड़ियां आ रही है जा रही है, जिम कर रहे हैं लोग। ठीक है जी, एक मियाँ बीवी और साथ में 2 बच्चे, और कह रहे हैं जी हम तो यहाँ बड़े खुश हैं, ऐसा। तो अब मुझे एक बात बताएं, ये इनिशियल मार्केटिंग हो रही है, अभी प्रॉपर्टी शुरू भी नहीं हुई। आप वहां जाके देख रहे हो किधर है भाई सायमा और किधर है टावर, तो ना तो आपको सायमा नजर आ रही है ना आपको टावर नजर आ रहा है, खंडर ही खंडर नजर आ रहा है। नहीं सर, ये क्या करना है आपने, इनिशियल मार्केटिंग आपने क्या करनी है, एक्सपेंस आउट करनी है, ऐसा। सुनो अब गौर सुनना दोस्त, फिर बिल्डिंग बन गई, अब आपने बिल्डिंग देनी किराए पे, अब आपने कस्टमर घेरने, कैसे घेरते हैं, फिर मार्केटिंग करते हैं हम। क्या करते हैं सर, एक आतिफ का कॉन्सर्ट करा दिया, ठीक है जी, और कोई नहीं गिरा, लोगों ने कहा ये क्या फरंगी है, तो कोई नाक पड़वा दी वहां पे। ठीक है जी, हम हमारे यहाँ 2 ही चीजें बिकती, क्या चीज, आमिर लियाकत को बुलवा दिया है, आम आम मंगवा लिया, और एक अच्छा सा प्रोग्राम करा लिया। और तो सुनना दोस्त, देखो मैं एक बात बताऊं, हमारी बिल्डिंग बनी, जिस बिल्डिंग में मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा काम उस बंदे ने किया। उस बंदे ने एक प्रॉपर रिलीजियस बंदे को बुलवाया, जो वाकई जेन्युइनली एक रिलीजियसली फॉलोड इंसान है, उन्होंने बशीर फारूकी साहब को बुलवाया। ठीक है जी, अब बशीर फारूकी साहब, दुनिया का कोई भी बंदा किसी भी मसलक में हो, उनको मानता है कि उनकी सर्विसेज है। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस एक्टिविटीज जो उन्होंने सैलानी वगैरह बनाया, जो बाकी की चीजें बनाई, उनकी खिदमात है, उनको बुलाया कि यार ये बिल्डिंग की इनॉग्रेशन उससे हुई। ठीक है जी, तो अच्छा लगा मुझे यार, मैंने कहा चलो एक अच्छे बंदे को बुलवाया। आज से पहले सारे मैंने देखे मरासी आते, ठीक है जी, कोई एक्टर आएगा कोई आएगा। अब मुझे बताओ ये जो मार्केटिंग हो रही है कि जी, अच्छा ये भी मार्केटिंग होती है कि आप बिल्डिंग बन गई, आप घर वालों को बुलवा लेते हो कि जी आए बिल्डिंग की अपार्टमेंट्स भी देखे, मुफ्त मेहंदी लगवाए, तो औरतें आके मेहंदी भी लगवा रही है, ऊपर जाके बिल्डिंग भी देख के आ रही है, शौहरों को पुश कर रही है कि यहाँ में घर दिला दो। तो मुझे बताओ ये सारी मार्केटिंग जो हो रही, जंपिंग कैसल भी पड़ा होता है। अगर किसी ने गुलशन में देखा हो, अभी बीच में वो क्या नाम है उसका,
13D में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी थी बीच में, बड़ी मशहूर, उसके नीचे जंपिंग कैसल रखा हुआ था। लोग क्या करते थे, बच्चे आगे उधर उछल रहे हैं, माँ बाप लेने आ रहे थे, ऊपर जाके घर भी देख के आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ सर, ये सारी जो गिमिक्स हैं, मार्केटिंग है, ये सारी क्या है? पोस्ट प्रोडक्शन, बनने के बाद। लेकिन प्री इनकम का मतलब, अभी हमने इनकम जनरेट करने वाला कोई काम हमने अभी तक किराए पे जगह नहीं दी, हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आ जाए भाई देखें। अब मुझे बताओ, ये सारी की सारी है चारों कॉस्ट क्या कहलाती है? स्टार्टअप कॉस्ट क्या कहलाती है? ये चारों आपने क्या करनी है? एक्सपेंस आउट करनी है। इसको आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड नहीं करना। ऐसा क्या क्या चीज? इनिशियल बिजनेस प्लानिंग, नंबर 2 इनिशियल रिसर्च कॉस्ट, नंबर 3 इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट, नंबर 4 इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग बट बिफोर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। आपने इनको सबको क्या करना है? एक्सपेंस आउट। आपने प्रॉपर्टी में नहीं डालना, ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। ऐसा है सर, जो बिजनेस प्लान का बेनिफिट होगा वो मना पूछेंगे तो वो तो चार्ज नहीं। बेटा मैं फिर एक चीज बता दूं, देखो बिजनेस प्लान आपने बनाया, जवाब आया इधर बिल्डिंग नहीं बनाओ, तो मैं कहाँ ये कॉस्ट कैपिटलाइज करूं? है, आपने बिजनेस प्लान बनाया, फर्गुसन ने कहा अल्लाह के वास्ते इधर कभी जिंदगी में बिल्डिंग नहीं बना, तो बताइए बिजनेस प्लान की कॉस्ट कहाँ डालूं? तो सर इसका मतलब है इस बिल्डिंग इस कॉस्ट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बिल्डिंग नहीं है। ठीक है जी, ये हमने इनकर की, इसके बाद हमने डिसाइड करना है बिल्डिंग बनाएं, तो इसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है। सर हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास। अब सुनिएगा दोस्त, मैंने आपको बहुत थोड़ी सी चीजें आज पढ़ाई है, कल की क्लास में मैं इस पर कराऊंगा क्वेश्चंस, ठीक ठाक, ठीक है? एक एक एस्पेक्ट ऐड करता जाऊंगा इधर और हर एक पे एक एक सवाल डालता जाऊंगा, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊं, आज हमने बहुत थोड़ी सी चीजें पढ़ी, लेकिन आज मैं ग्रुप पे एक क्विज का लिंक ऐड करूंगा, एमसीक्यूज क्विज होगा, आपने जरूर देना है। डेली बेसिस पे आपसे क्विज लूंगा, लेकिन बंदे के पुत्र बन के आपने देना है, पक्का वादा? नहीं तो आपने भी वादा किया कि जूते आपको पड़ेंगे, ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक तस्वीर हम खींचेंगे। भाई रुको 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 रुको, बैठो बैठो। बैठ जा भाई, बैठ।